बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी ने 2026 में होने वाले सभी एग्ज़ाम्स का कैलेंडर निर्धारित कर दिया है और अपनी साइट पे डाल दिया है। ठीक है। और सबसे पहला जो एग्ज़ाम होने वाला है 2026 का, वो एसएससी के कैलेंडर में हमारा जो मेन एग्ज़ाम होने वाला है वो सीजीएल है। बेसिकली सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, और ये तीन ही एग्ज़ाम मेनली होते हैं। फिर उसके बाद एमटीएस वगैरह रहता है, जीडी वगैरह भी रहता है। ठीक है। बट सीजीएल को सभी बच्चे टारगेट लेके चलते हैं, क्योंकि अगर सीजीएल की तैयारी हो जाती है तो बाकी सभी एग्जाम्स की तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है। ये बात आप सबको पता भी होगी, है ना। क्योंकि सीजीएल का सिलेबस है वो एडवांस लेवल का सिलेबस रहता है इन सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए। और जिस बच्चे की सीजीएल की अच्छी तैयारी हो चुकी है वो बच्चा सीपीओ भी निकाल देता है, वो सीएचएसएल भी निकाल देता है, वो एमटीएस भी निकाल देता है, वो जीडी भी निकाल देता है। जो सीजीएल निकाल देगा उसका कोई भी एग्ज़ाम नहीं रुकेगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे लिखवा लो, मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपने सीजीएल निकाल दिया है तो बाकी सारे एग्ज़ाम आपके निकल जाएंगे, क्योंकि हमने ये बात एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में। मैंने भी खुद सारे एग्ज़ाम निकाले हैं, और जिन जिन बच्चों ने ये एग्ज़ाम्स निकाले थे, सीजीएल निकाला था, उन सब का सीपीओ निकला था, उन सब का सीएचएसएल निकला था। एमटीएस किसी ने भरा था तो एमटीएस भी निकला था। ठीक है। तो कैलेंडर आने का मतलब होता है कि आपके सामने आपका गोल नज़र आ रहा है। ठीक है। एक तो होता है कि आप पढ़ाई करते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपका एग्ज़ाम कब होना है। जैसे कुछ स्टेट एग्ज़ाम्स में होता है, ठीक है, कि आप पढ़ाई करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं कि कब एग्ज़ाम होना है। बट एसएससी में ये सब चीज़ें फिक्स्ड हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि जब हम तैयारी करते थे तो हमें पता नहीं होता था, एक आइडिया सा लगता था भाई सीजीएल हर साल होता है तो इस साल भी होगा, कभी ना कभी ज़रूर होगा। फिर बता देते थे कि इस टाइम होगा, फिर उसके 2 महीने बाद होता था, 4 महीने बाद होता था, केसेस वगैरह होते थे, बहुत लंबा प्रोसीजर था। बट अभी एसएससी वाकई में कुछ अच्छा करना चाह रही है, तो बहुत अच्छी बात है। और कैलेंडर समय पे आने का ये एक संकेत है कि एसएससी आने वाले टाइम में जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी टाइम पे करवाएगी। हो सकता है आधा महीना, 1 महीना ऊपर नीचे हो जाए, बट प्रोबेबली यही उम्मीद है कि सारे के सारे एग्ज़ाम्स बिल्कुल टाइम पे होंगे। ठीक है। अब आपको सबसे पहले तो अपना टारगेट डिसाइड करना है कि भाई आप क्या चाहते हो, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। अगर साल स्टार्ट होने के बाद भी आपको नहीं पता है कि आप कौन सा एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, या ये नहीं पता चला अभी तक आपको कि आप किस एग्ज़ाम के लिए बने हैं या कौन सा एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, तो आप गलत डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को, जैसे मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, मेरे को सीजीएल का सिलेबस देखते ही मेरे को लग गया था कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। कि मैथ है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीएस का वेटेज कम है, जीएस मेरी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मेरे को ये था कि ये दोनों सब्जेक्ट अगर अच्छे हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा पेपर निकल जाएगा, और वही हुआ। दोनों सब्जेक्ट अच्छे थे, पेपर निकल गया। आपको भी पता है कि सीजीएल प्री में 150 नंबर का वेटेज है ना, तीनों सब्जेक्ट का। फिर अगर मेंस में जाओगे तो 75 हटा दो तो 315 नंबर का वेटेज है। तो बहुत अच्छा खासा वेटेज है। रीजनिंग बच्चे की तैयार हो जाती है अगर मैथ्स तैयार है। और रीजनिंग वैसे भी यूजुअली बच्चे कर लेते हैं, मैथ्स अच्छा नहीं है तो वो भी बच्चा रीजनिंग में 50 में से 40 प्लस तो मार ही देता है। बात होती है कि 45, 48, 50 में से 50 कैसे लेके आए। ठीक है। तो बेसिकली दो सब्जेक्ट अगर आपके अच्छे हैं, आपको लगता है कि आप ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स कर सकते हो अपने तैयार, तो एसएससी का वो हर एक एग्ज़ाम को आप टारगेट कर सकते हो जो कि जिसमें कि इंग्लिश और मैथ पूछा जाता है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा, मेरे से ये सब्जेक्ट भाई मैं कितना भी कर लूँ, इस पर कितना भी टाइम दे लूँ, तो मैं ये चाहूँगा कि आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को टारगेट ही ना करें। क्योंकि अगर आप 6 महीने उसमें और लगाएंगे और फिर उसके बाद में आप स्विच करेंगे तो ये एक अच्छा डिसीज़न नहीं होगा। तो डिसीज़न अपना पहले ही बनाओ कि ये एग्ज़ाम है, ये सिलेबस है, और मेरे को इसको टारगेट करके निकालना है, फिर उसके पीछे जी जान से लग जाओ। तो सबसे पहला ये होता है कि आपको एग्ज़ाम टारगेट करना आना चाहिए। अगर किसी बच्चे की इंग्लिश बिल्कुल ही ख़राब है ना, तो भाई एसएससी मत करो, तो रेलवे कर लो। रेलवे में इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, वो बच्चा स्टेट के एग्ज़ाम्स दे लेगा। स्टेट के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में इंग्लिश नहीं पूछी जाती है, यूपी पुलिस एसआई में नहीं पूछी जाती है, हरियाणा के एग्ज़ाम्स में मात्र 5, 7, 10 नंबर की इंग्लिश आती है।
तो वेटेज बिल्कुल भी नहीं है, 5-7-10% कोई वेटेज नहीं है, ठीक है। तो राजस्थान में नहीं आती है, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में नहीं आती है। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इंग्लिश नहीं आती है। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और इंग्लिश इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा आपको पर्सनल सजेशन रहेगा, देखो मैं एक है ना भाई, गुरुकुल चलाने के साथ साथ मैं एक अच्छा टीचर भी हूँ, ये मेरे को पता है, क्योंकि मेरे को अंदर से महसूस होता है कि मैं बच्चे को सही गाइड कर रहा हूँ। जब मेरे को अंदर से महसूस हो रहा है ना, तो इसका मतलब मैं सही कर रहा हूँ। और जब भी मेरे पास बच्चा आएगा तो मैं उसको बिल्कुल सही बताऊंगा, सारे के सारे इफ्स एंड बट्स छोड़ के, एवरीथिंग हटा के। मेरे को ये है कि ये बच्चा सामने है और ये बच्चा किस चीज़ के लिए कैपेबल है, क्या करना चाहता है, चाहे वो तैयारी आपकी कहीं भी हो, कैसे भी हो, बट मेरे लिए मैटर ये करता है कि उस बच्चे को मैं सही गाइड करूँ। सही गाइडेंस में सबसे पहला स्टेप यही है कि अगर आप गलत तैयारी में लगे हुए हैं तो उस तैयारी को पहले छोड़ दीजिए। अगर आप एसएससी के पीछे दिन रात लगे हुए हैं, आपको 2 साल हो गया है, इंग्लिश में 50 में से फिर भी 20 ही नंबर आ रहा है, आप खुद सोचिए कि आपने 2 साल 1.5 साल किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे दिए हैं और 50 में से फिर भी 20 22 25 नंबर आ रहा है, 30 नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ों पे काम करना है। या तो आप उन पर्टिकुलर चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हो, आपको उन चीज़ों को फाइंड आउट करना है और उन पे काम करना है। और या फिर दूसरा ये है कि बेटर ये है कि आप अगर जीएस में अच्छे हैं, आप अगर रीजनिंग में अच्छे हैं, इंग्लिश में अच्छे हैं, हिंदी में अच्छे हैं, कंप्यूटर में अच्छे हैं, अगर इन सब्जेक्ट्स में या कोई सब्जेक्ट थोड़ा बहुत ठीक ठाक है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो बजाय कि आप इंग्लिश पे 5 घंटा देने के रोज वो 5 घंटा दूसरे सब्जेक्ट्स पे दें। पर्टिकुलर मैंने देखे हैं, बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिनका नहीं हुआ। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मंजीत नाम का एक लड़का है, उसका मैथ वीक था, मेरी क्लास में बैठता था, उसने सिलेबस भी पूरा किया था बेचारे ने, बट मैथ वीक था। वो कह रहा सर नहीं हो पाता, जब मैं बैठ रहा हूँ तो मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा है, कर नहीं पा रहा हूँ मैं, मतलब सवाल बिल्कुल ही ऊपर से जा रहा है, कुछ भी नहीं, 20% 1/5 उसमें भी बहुत जोर आ रहा है मेरे को। मैंने कहा भाई इसको छोड़ के जो एग्ज़ाम है वो कर ले। कहता जीएस में मुझे मज़ा आ रहा है, जीएस पढ़ता हूँ तो बहुत शानदार तरीके से पढ़ता हूँ। मैंने कहा ठीक है। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आया, उसने दिया, क्लियर हो गया। कोई अधिकारी की पोस्ट होती है, ग्राम सेवा अधिकारी, युवा कल्याण अधिकारी, हाँ, यूथ वेलफेयर ऑफिसर, हाँ, तो मथुरा साइड उसकी पोस्टिंग थी, यूथ कल्याण अधिकारी बना वो, ठीक है। उसके बाद में वो और देता रहा, उसको आर्म फोर्सेस का था थोड़ा, तो उसने टेरिटोरियल आर्मी की पोस्ट होती है कि आप सर्विस में रहते हुए भी आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, कुछ टाइम आप अपनी सर्विस करेंगे, कुछ टाइम आप आर्मी को दोगे। उसने उसका इंटरव्यू दिया, पहले सीडीएस वगैरह भी दिए थे, कभी रिटर्न नहीं हुआ, कभी इंटरव्यू नहीं हुआ, फिर फाइनली उसका इंटरव्यू भी हो गया, लेफ्टिनेंट भी बन गया, दोनों पोस्ट उसके पास हैं, ठीक है। बट अब आप पैटर्न को देखो कि अगर वो बच्चा सीजीएल के पीछे लगा ही रहता कि और कोई एग्ज़ाम ही नहीं दे रहा है, तो क्या वो उस लेवल पे पहुंच पाता? कभी नहीं। बट उसने बाकी ऑप्शंस थे वो एक्सप्लोर किए। कि आप एक सब्जेक्ट में वीक है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सभी सब्जेक्ट में वीक हैं, तो वो जो सब्जेक्ट जिस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं उन पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स को टारगेट करो। अभी 26 में रेलवे की बहुत सारी भर्तियाँ आने वाली हैं, भर्ती मतलब बम्पर भर्तियाँ हैं, रेलवे की भी हैं, एसएससी की भी हैं, अभी हरियाणा की आने वाली हैं, यूपी में इतनी सारी वैकेंसी आ रखी हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो वैकेंसीज ही वैकेंसीज हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 10-20% ऊपर नीचे सीट्स वैसे होती हैं, अरे भाड़ में जाने दो। 70-80% हम लोग आपके सामने एग्जाम्पल हैं, हमने देखे हैं सेलेक्ट होते हुए, हम देख रहे हैं सेलेक्ट होते हुए। आजकल तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे सब कुछ दिखता है, यूट्यूब पे दिखता है कि बच्चा सेलेक्ट होते ही अपना अकाउंट बनाता है, दिखाता है कि मैं देखो सेलेक्ट हुआ, मैंने ये नोट्स पढ़ा, ये तैयारी की, मतलब वो तैयारी तो की है उन्होंने, तभी तो सेलेक्ट हुए हैं। तो बेसिकली आप तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होगा, 100% होगा। बट सबसे पहला स्टेप है कि आपको तेज करना है उस टारगेट को, जो टारगेट आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। फालतू की देखो, हार्ड वर्क कर रहे हो आप लोग, मैं चाहता हूँ आप स्मार्ट वर्क करो, आप उस चीज पे टाइम लगाओ जो चीज आपको वास्तव में रिजल्ट्स देने वाली है। तो पहली बात मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। कोई बच्चा मेरे को लगता नहीं ऐसा होगा जो 6 महीने 8 महीने साल से कम से तैयारी कर रहा है, लगभग आप सभी लोग कर रहे हैं। हो सकता है 2 4 5 बच्चे हों, तो
वो अपना तैयारी स्टार्ट करें। वो तो अभी अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके उनको आइडिया लगेगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमें अच्छे से समझ आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। हालांकि हो जाता है, पहले 2-3 महीनों में पता लग जाता है। तो बाकी बच्चों को सबसे पहला यही टारगेट लेना है कि 2026 में मेरे पास नौकरी होनी चाहिए, और वो नौकरी किस एग्ज़ाम के थ्रू मिलेगी, मेरा कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, उस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करो, उसके पीछे लग जाओ, जी जान लगा दो। ठीक है। उस एग्ज़ाम का मॉक टेस्ट मैं यहाँ पे दिलवा दूंगा। आप लोग कहोगे कि सर मेरे को इस एग्ज़ाम का पर्टिकुलर मॉक टेस्ट बना के दे दो, मैं वो भी बना के दे दूंगा। ऑनलाइन तो हर एक एग्ज़ाम का अवेलेबल ही है। ठीक है। वे पीछे किसी बच्चे ने कहा था सर हिंदी का भी करवा दो, कंप्यूटर का भी करवा दो, तो मैंने वो भी आज से स्टार्ट करवा दिया। आज हिंदी और कंप्यूटर का भी टेस्ट हुआ था। 25-25 क्वेश्चन नहीं, 50 क्वेश्चन का टेस्ट था, ताकि आपकी रिवीजन थोड़ी सी अच्छे से हो। ठीक है। और मैथ का, इंग्लिश का, जीएस का, ये सेक्शनल टेस्ट हम लोग ले ही रहे हैं, और उसके बाद में फुल टेस्ट ले रहे हैं एसएससी का। बाकी और भी कोई टेस्ट आपको लगेगा कि सर ये वाला टेस्ट भी ऐड हो जाना चाहिए, वो भी मैं करवा दूंगा। बट एट द एंड ऑफ द डे मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट भी आपको देने हैं, खाली ऑफलाइन टेस्ट नहीं देने हैं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। तो 2026 में हर एक नौकरी का जिसका भी फॉर्म आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको सभी नौकरी का फॉर्म भरना है, सारी नौकरियों के पेपर आप देने जा रहे हैं। आपको पता लग जाता है, आइडिया लग जाता है कि भाई आपकी तैयारी कैसी है। फालतू में आप हज़ार हज़ार किलोमीटर, 500 किलोमीटर जा रहे हो, आ रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिस एग्ज़ाम को टारगेट लेके तैयारी कर रहे हो उन्हीं का फॉर्म भरो। बेसिकली आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, आप सबका फॉर्म भर सकते हो। फिर तो आपको खाली पेपर दे के आना है, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन 100% होगा। बट आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो सबका फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी निकली कोई भी वैकेंसी निकल रही है, 5 वैकेंसी निकल रही है, 10 निकल रही है, 20 निकल रही है, 50 निकल रही है, सब फॉर्म भर रहे हो, नहीं। ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है। टारगेट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि ये टारगेट है, यहाँ पहुँचना है, इसके लिए ये मेहनत करनी है। सबसे पहली चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरी चीज़ है, और बेसिकली आपको स्टेट है, रेलवे है, एसएससी है, बैंकिंग है, फिर डिफेंस आ जाता है ना। डिफेंस में एसएससी जीडी वगैरह आ जाता है, या आर्म्ड फोर्सेस की जो एयरफोर्स की XY ग्रुप की भर्तियां होती हैं वो आ जाता है, या अग्निवीर आ जाता है। ठीक है। वो सारी भर्तियां आ जाती हैं। ठीक है। ये आपको सबको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो भी मेरे को बता देना, एक दिन मैं पूरा सेशन ले लूँगा इस चीज़ का। आपको पोस्ट के बारे में भी बता सकता हूँ। मेरे को लगभग हर पोस्ट का पता है कि किस पोस्ट में क्या जॉब होती है, क्या वर्क प्रोफाइल होता है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग्स होती हैं। लगभग मेजरली हर पोस्ट के बारे में पता है, क्योंकि लगभग हर पोस्ट पे कोई ना कोई दोस्त लगा हुआ है। ठीक है। तो वो भी मैं सेशन एक दिन आपका ले सकता हूँ। अब उसके बाद में बच्चों, आप अगर एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी का कैलेंडर आ गया है, तो डिस्कशन हम थोड़ा एसएससी के ऊपर करेंगे। तो एसएससी का कैलेंडर आ गया है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एसएससी का कैलेंडर जो आया है, वैसे तो आप सबने देख लिया होगा, बट फिर भी एक छोटा मोटा आइडिया और दे देते हैं। ये एलडीसी का एग्ज़ाम है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। फिर आता है यूडीसी डिपार्टमेंटल। डिपार्टमेंटल का मतलब है कि आप डिपार्टमेंट में जाने के बाद एग्ज़ाम देते हो। ठीक है, प्रमोशन के लिए। तो बेसिकली आपका इन एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं होगा। एएसओ ग्रेड डिपार्टमेंटल नहीं है। सीजीएल, तो पहला एग्ज़ाम कौन सा आ रहा है आपका? सीजीएल आ रहा है। मार्च में एडवर्टीजमेंट आएगी, क्लोजिंग डेट अप्रैल में, आपके फॉर्म भरे जाएंगे, और एग्ज़ाम होगा मई या जून में। मई जून दोनों लिखा है, वैसे तो मान के चलो 15 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। हो सकता है 25 मई से भी हो जाए, हो सकता है 20 से हो जाए, बट मई में नहीं हुए तो जून में हो जाएंगे। बेसिकली आप मान के चलो कि आपके पास मई तक का टाइम है पूरी की पूरी रिवीजन करने का, मतलब 15 मई मान लो। ठीक है। या 10 से 10 मान लो। आज 10 जनवरी है, और आपके पास 10 मई तक का समय है, पूरे 4 महीने। 4 हो गए, 5 हो गए, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। ठीक है। तो 120 दिन जो आपको है ये बढ़िया तरह से लगाने हैं, क्योंकि देखो होता क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे यहाँ पे सीजीएल का एग्ज़ाम आ गया आपका मई जून में, सीजीएल के बाद में जेई का एग्ज़ाम आ गया। अब जेई का तो बहुत कम जो सिविल वाले बच्चे होंगे या मैकेनिकल वाले जिन्होंने बीटेक कर रखा होगा बेसिकली, वही इस एग्ज़ाम को देते हैं। आप में से तो बहुत कम ऐसे लोग होंगे। ठीक है। फिर आ गया CHSL। उससे पहले सिलेक्शन फेज़ है। सिलेक्शन फेज़ का एग्ज़ाम है, ये मई जुलाई में होगा, यानी इसके पैरेलल भी चल सकता है या आसपास ही कोई डेट रहेगी। ठीक है।
जो बड़ा एग्ज़ाम इसके बाद आता है वो CHSL का है, वो जुलाई सितंबर में होगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब इन तीनों में से किसी महीने में होगा। अगस्त मान लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया मई जून, और ये आ गया अगस्त सितंबर, ठीक है। उसके बाद में जो बच्चा स्टेनो की तैयारी कर रहा है उसका अगस्त सितंबर में स्टेनो का एग्ज़ाम आ गया। फिर उसके बाद में ट्रांसलेटर का है, फिर MTS का, MTS हवलदार का है सितंबर नवंबर में, ठीक है। और उसके बाद में CPO का एग्ज़ाम आपका आ गया अक्टूबर नवंबर में। एंड देन आ गया SSC GD का एग्ज़ाम आ गया आपका जनवरी से मार्च 2027 में। देखो, आपको पता होगा कि SSC GD का एग्ज़ाम अभी फरवरी में भी होने वाला है ना। वो एग्ज़ाम होगा जो 2025 वाला था। 2026 वाला एग्ज़ाम आपका होने वाला है कब? जनवरी से मार्च 2000, मतलब यही फरवरी के आसपास ही होगा। इस बार फरवरी में, अगली बार भी फरवरी के आसपास ही होगा। हालांकि इसमें दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की कोई भी है ना डेट्स नहीं आई हैं, कुछ भी मेंशन नहीं किया है, ना दिल्ली पुलिस का मेंशन किया है, ना ही RPF का मेंशन किया है। बेसिकली हो सकता है कि RPF का इसकी GD वगैरह के साथ कर दें, या कैसे करते हैं देखते हैं। बट यही मान के चलो कि अगला दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम भी वही दिसंबर में ही होगा, नवंबर दिसंबर के आसपास ही एग्ज़ाम होने वाला है। वापस आते हैं। तो बच्चों, एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो रही होगी, हम लोग है ना इस चीज़ को सोच नहीं पाते हैं, बट मैं आपको थोड़ा सा 25 में वापस लेके जाता हूँ। 25 में भी ये एग्ज़ाम जो स्टार्ट होते हैं, ये हुए थे जो जून जुलाई के आसपास हुए थे, ठीक है। सिलेक्शन फेज़ का एग्ज़ाम हुआ, CGL हुआ ना। पहला एडिक्विटी ने सिलेक्शन फेज़ ही करवाया था। सिलेक्शन फेज़ के बाद वो बहुत ज़्यादा है ना ऐसा हुआ था, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है, आप लोग कुछ तो उसमें व्यस्त हो गए थे, टाइम ख़राब किया था, ठीक है। और फिर आपके पास CGL हुआ था, CHSL हुआ था, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, आपने जब CHSL दिया है तो क्या उसकी स्पेशल तैयारी की आपने कुछ? क्योंकि CGL के जस्ट बाद ही तो था, 1-2 महीने बाद। नहीं की है। आपने CPO का एग्ज़ाम दिया, क्या उसकी कोई स्पेशल तैयारी की थी? नहीं की थी। अब पहले तो सारे CGL की तैयारी कर रहे थे, जो CPO दे रहा था वो भी CGL तैयारी तो कर रहा था क्योंकि देना था। जिसने CHSL दिया है वो भी CGL दे रहा था, उसको भी पता था कि CGL देना है। बेसिकली जो पहला एग्ज़ाम होता है आप उसी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। चाहे आपके टारगेट CHSL हो सकता है, CPO हो सकता है। अगर 12th के बाद है तो CHSL टारगेट लेते हो, नहीं तो CGL CPO रहता ही है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। अब आपका सपोज करो मई में पेपर है, आपके पास 4 महीने हैं। आप ये जो 4 महीने पढ़ोगे ना, जो 4 महीने में पढ़ के सिलेक्शन ले गया, उसी के सारे सिलेक्शन होते जाएंगे। उसका CGL भी निकलेगा, उसका CHSL भी निकलेगा, उसका CPO भी निकलेगा, MTS GD जो भी भरा होगा सारे एग्जाम निकलेंगे। और जिसका CGL नहीं निकला ना, उसके लिए मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। मैं नहीं कह रहा कि उसका CHSL नहीं निकल सकता या CPO नहीं निकल सकता, बट उसके लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। क्योंकि एक तो डिमोटिवेशन आने लगेगा, यार इस एग्ज़ाम में नहीं हुआ है मेरा, शायद नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, क्योंकि आप लोग 4 महीने तक तो सिलेबस पूरा कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे CGL के जस्ट अगर 1.5-2 महीने बाद है ना, तो आपको फटाफट दोबारा से आप सोचोगे कि इन 60 दिन में दोबारा से पूरी रिवीजन कर देता हूँ। फिर 60 दिन और मिलेंगे, उसमें भी आप पूरी रिवीजन करने की सोचोगे। बेसिकली आपको प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। आपको खाली थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा, थोड़े थोड़े गैप्स मिलेंगे रिवीजन करने के लिए। आप उस टाइम ये नहीं कर सकते कि ये मेरा टॉपिक वीक है, मैं इस टॉपिक की क्लासेस लेके और इसको कंप्लीट कर लूँ ना। उस टाइम आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। उस टाइम में जो आपको 1.5-2 महीने का गैप मिलेगा, हालांकि 1.5-2 महीने का भी नहीं मिलेगा, आप और कोई ना फॉर्म है ना भरे पर मिलोगे, तो 15 दिन 20 दिन बाद कोई ना कोई एग्ज़ाम आपका आता हुआ मिलेगा। वो जो 2-2 महीने का या 1.5 महीने का या 1 महीने का जो भी गैप मिलेगा, उसमें खाली आपको रिवीजन करनी है, रिवीजन। और रिवीजन भी आप करोगे स्टार मार्क क्वेश्चंस की, और ये स्टार मार्क कब करोगे? इन 4 महीनों। इसलिए 4 महीने सबसे ज़्यादा क्रूशियल हैं। अगले आपके मतलब 4 महीनों के बाद जो 8 महीने वाले आने वाले हैं उनके लिए। जो बच्चा इन 4 महीनों में जी जान लगा गया वो सारी नौकरियां पाएगा, और जो नहीं लगाएगा ये 4 महीनों में जी जान, वो बहुत मुश्किल सफ़र होगा उसका आगे के लिए। तो ये 4 महीने ही हैं बेसिकली आपके पास। अब ये आप पे डिपेंड है कि इन 4 महीनों में कैसे तैयारी करते हो। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि ऐसे ऐसे पढ़ लो, यहाँ यहाँ से पढ़ लो,
ये क्लासेस मैं करवा रहा हूँ आपको, ये कवर कर लो, इसका पूरा प्रॉपर रिवीजन कर लो। मैं आपको स्मार्ट वर्क करना सिखा सकता हूँ, बट करोगे आप खुद ही, आपको करना पड़ेगा। थोड़ी सी बातें करेंगे, इधर आओ, शाबाश। तो जैसे क्या होगा बच्चे, जो भी बच्चा है ना, हर एक बच्चे का लेवल अलग है, हर एक बच्चे की तैयारी अलग है, सब कुछ अलग चल रहा है। आपको पहली बात तो किसी से कंपेयर नहीं करना है कि वो वहाँ से पढ़ रहा है, उसका वहाँ से पढ़ के हो गया, मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ मेरा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। आप अगर टीचर बदलोगे तो कुछ नहीं होगा। सारे के सारे जो टीचर्स आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, सभी के सभी टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं। उनका पढ़ के आप अगर अच्छे से पढ़ के करोगे तो हो जाएगा। पहली बात, आप अगर प्लेटफॉर्म करियर विल फॉलो कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। आप अगर RWA फॉलो कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आप इंग्लिश में 4-5 टीचर हैं, उन 4-5 में से किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिकली आपको समझ आना चाहिए। किसी को रानी मैम का अच्छा समझ आ रहा है, किसी को तरुण ग्रोवर सर का अच्छा आ रहा है, किसी को जयदीप सर का अच्छा समझ आ रहा है, कोई आपका क्या कहते हैं अमन वशिष्ठ सर से कर रहा है, ठीक है, कोई यस सर से कर रहा है। हाँ, हाँ। तो बेसिकली क्या है, सारे टीचर्स अच्छे हैं, सभी टीचर से पढ़े हुए बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ा हुआ बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। जब परसेंटेज निकालोगे ना, हो सकता है कि अमन वशिष्ठ सर से 100 में से 50 बच्चों ने पढ़ा हो सकता है उन 50 में से 10 सिलेक्शन हुए, तो आप कहोगे 10 सिलेक्शन दिया अमन वशिष्ठ सर ने। हो सकता है तरुण ग्रोवर सर से 10 ही बच्चों ने पढ़ा हो, बट उसमें से 2 बच्चे सेलेक्ट हो गए हों। तो आप परसेंटेज निकालोगे तो सबका लगभग बराबर ही आएगा। सब टीचर्स अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं तभी इस लेवल पे हैं, ठीक है। बेसिकली अच्छा पढ़ाने का मतलब है कि उन्होंने प्रीवियस ईयर आपको पूरा कवर करवाया है, सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से बता दिए हैं, वही एक अच्छा टीचर है। और अब समझ में सब बच्चों को अलग अलग आता है, सबका माइंड अलग अलग है, सबकी ट्यूनिंग अलग अलग बैठती है। हो सकता है किसी बच्चे को मेरा मैथ समझ में आ रहा हो, दूसरे बच्चे को ना आ रहा हो। हम कोशिश करते हैं कि सभी को बराबर समझ में आए, बट कई बार हो जाता है कि किसी को ऊपर नीचे किसी का समझ ना आए। मैथ में 5-5 अलग अलग टीचर पढ़ रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर अभिनय सर को फॉलो कर रहे हो तो उन्हीं को करो, राकेश यादव सर को कर रहे हो उनको करो, रंजन सर को कर रहे हो उनको करो, मुझे कर रहे हो मुझे करो। बट ऐसा मत करो कि आप मुझसे भी कर रहे हो, राकेश यादव सर से भी कर रहे हो, रंजन सर से भी कर रहे हो और गगन प्रताप सर से भी कर रहे हो। 5 टीचर का आपने कोर्स ले रखा है, क्योंकि कोर्स क्या है, आप 500 रुपये में आ जा रहा है, आपको लगता है क्या दिक्कत है, 2500 रुपये में सब टीचर है मेरे पास, अभी रगड़ दूंगा, इसका भी इसका भी इसका भी इसका भी। फिर कोई कोई भारती सर का लेके भी बैठ गया है तो फिर तो गए काम से। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही टीचर को अच्छे से फॉलो करना है और उसको फॉलो करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके अच्छे से सोल्व हो जाने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो समस्या है, और समस्या टीचर में नहीं है, समस्या आपके अंदर है। वो समस्या आप कैसे सोल्व करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। आप देखो कि आपको क्या चीज़ समझ नहीं आई, आप टीचर बदलने की बजाय, मैं बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा आया था, उसने कहा सर मैंने अलजेब्रा सबसे पहले राकेश यादव सर से पढ़ा, फिर मैंने बुक लगाई, मुझसे बुक के सवाल नहीं निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा राकेश यादव सर ने कुछ छुड़वा दिया, अच्छा नहीं पढ़ाया है। तो मैं गया गगन प्रताप सर के पास, अब उन्होंने भी बहुत सारा करवाया, इतनी सारी क्लासेस ली, फिर मैंने बुक उठाई, फिर भी मेरे सवाल नहीं लग रहे हैं। जो शीट के क्वेश्चन है वो लग रहे हैं, बट बुक नहीं लग रही है। फिर मैंने तीसरा आपसे पढ़ा, आपसे पढ़ने के बाद फिर मेरी बुक नहीं लग रही है। अब अब ध्यान से सुनना, अब वो कह रहा है कि राकेश यादव सर गलत हैं और ये क्या कहते हैं गगन प्रताप सर गलत हैं, आप गलत हैं। ये तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना, सारे टीचर्स गलत हैं, नहीं कहता। अब बताओ सर मैं क्या करूं, मैं मतलब कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। अब उसकी भी हिम्मत भी देखो, बच्चे की हिम्मत है कि वो आके बता पा रहा है। चलो इतनी गलतियां कर दी उसने, फिर भी आके वो बता रहा है। मैंने कहा आपने क्या किया, कहता सर मैं अलजेब्रा करने गया, अलजेब्रा करने गया, वहां पे पहला ही सवाल मेरे को ऐसा मिल गया कि मैंने सोचा यार ये तो निकल ही नहीं रहा है, अब किसी की सीट में था नहीं, वो मेरे से निकला नहीं। या चलो पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, तीसरे में फंस गया, चौथे में फंस गया, पांचवें में फंस गया, तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया।
बेसिकली उस बच्चे ने अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन सोल्व नहीं किए हैं, उसने एक ही पेज लगाने की कोशिश की है, उसके उसके 15 में से 10 सवाल फंस गए हैं और वो छोड़ के भाग रहा है। वो सीधा एक पेज लगाते ही छोड़ के वो टीचर बदल रहा है। सोचो, वहां से पूरा अलजेब्रा कर लेगा वो क्लास देखते देखते, यूं क्लास देख रहा है, नोट्स बना रहा है, क्लास देख रहा है, नोट्स बना रहा है। कई की तो क्लास देख रहे हैं बस खाली, कंबल वंबल में डाल के हाथ यूं करके। हाँ, और बस स्पीड बढ़ा लेंगे थोड़ा और, एक हाथ रखते हैं शिफ्ट और इस पे एरो पे, 10 सेकंड और बढ़ा दी, 10 सेकंड और बढ़ा दी, हाँ कुछ काम का बोला क्या, नहीं बोला, 10 सेकंड और बढ़ा दी। आप सोचो आप ये क्या कर रहे हो, ये बहुत गलत चीज कर रहे हो आप लोग बच्चे। आप ऐसे ऐसे करके 10 टीचर का देख जाओगे, आपका अलजेब्रा जो है वो स्ट्रांग होगा ही नहीं। वहीं पे क्या करो, आपने टीचर से पढ़ा, आपने कंसेप्ट सीखने की कोशिश की, फिर उस टीचर से क्वेश्चंस भी किए अगर वो अवेलेबल है, आपने अपने दोस्तों से किए, किसी से भी किए, यार ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आ रही है पर्टिकुलर, ये कैसे हो रहा है। तो आपको उसको देखना पड़ेगा कि वो चीज़ आप कैसे कर सकते हो। उसका सॉल्यूशन जब मिल गया तो फिर अगला कंसेप्ट सीखोगे, उसमें प्रॉब्लम आई है उसको भी आप सोल्व करो, रट्टा नहीं मारना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये 4 महीने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपके पास वो गैप आएगा ना 1.5-2 महीने का, तो आप कंसेप्ट सीखने का आपके पास टाइम नहीं होगा। किसी बच्चे को मैं कह दूंगा ना, मैं इंग्लिश की भी चीज़ें बताऊंगा, जब मैं इंग्लिश का बोलूंगा ना कि तू डिक्शनरी उठा ले, तो वो कहेगा कि नहीं नहीं भाई डिक्शनरी कैसे उठा लूँ, अभी 1.5 महीने में मैं तो खाली रिवाइज ही करूँगा, एंटोसाइनो रिवाइज करने हैं, इडियम फ्रेजेस रिवाइज करने हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं, OWS हैं। अगर डिक्शनरी में देख देख के किया तो खाली OWS भी नहीं हो पाएंगे पूरे, 1 महीने में कैसे सारा रिवाइज कर दूंगा। तो जो मैं आपको जेन्युइन चीज़ भी बताऊंगा ना तो आप उसको नहीं फॉलो करोगे, और क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है वो फॉलो करना। अभी ये टाइम है, आप वो कंसेप्ट सीख सकते हैं, आप उसमें टाइम लगा सकते हैं कि ये वाला मेरा पोर्शन वीक है, यार मेरे नंबर कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं भाई, मेरे को ये सवाल सीखने हैं, कंसेप्ट सीखने हैं। और ये कोई भी बच्चा ना करे कि चलो अलजेब्रा छोड़ देता हूँ, 2 ही तो सवाल आने हैं, बाकी बच गए। फिर पता लगेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता है इसमें तो कभी कभी आता है, इसको भी छोड़ देता हूँ, पता लगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आ गए। फिर आप पता है क्या कहो, साला मेरी तो किस्मत ही खराब है। आप किस्मत को दोष देते हो। आप ये नहीं कि भाई पहले मैं कर ही लेता इस चैप्टर को, अगर तो किस्मत पे आपको दोष देना ही नहीं पड़ता, आप पहले ही वो चैप्टर करके बैठे हैं, आपको सारे फॉर्मूले आते हैं, सारे कंसेप्ट आते हैं, आपका वो क्वेश्चन बनेगा। मैंने देखा है बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से घबरा रहे हैं, सबसे आसान चैप्टर है भाई, खाली फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ रहा है, गिन चुन के 20 फॉर्मूले हैं, लगाओ आंसर पाओ। बट नहीं, उससे डर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, कहते इसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। आज इंग्लिश में वॉइस नरेशन का टेस्ट था, अब मैंने कुछ बच्चों को बोला भी तो टेस्ट नहीं दिया, सर वॉइस नरेशन नहीं की, मैं कहा बाकी, कहता बाकी सारा सिलेबस हो गया है। वो सिलेबस होने के 1 महीने बाद तक उन्होंने क्लास नहीं छुई है। क्यों भाई, जब आपने सिलेबस पूरे 20 में से 18 चैप्टर कर लिए, ये 2 चैप्टर छोड़ के क्या मतलब, इनका क्या करोगे, इनकी पूजा करते रहोगे रोज की, यहाँ छोड़ रखे हैं, एक मुहूर्त आएगा, दिन निकलेगा और उस दिन मैं ये चैप्टर करूंगा। क्यों भाई, आपका सिलेबस जो छूटा हुआ है उसको कंप्लीट करो ना, कंप्लीट करके, जब इतना आसान चैप्टर है, वो इस नरेशन क्या है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा चैप्टर है। 100 में से 90 सवाल तो बिल्कुल रूल बेस्ड हैं, 10 सवालों में हो सकता है कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, आपको सेंस समझनी पड़े, नहीं तो बाकी सारा रूल है, रूल लगाओ आंसर पाओ। तो उन जो सिलेबस आपने छोड़ रखा है उसको छोड़ो मत, वो करो। हाँ भाई इसको निपटाता हूँ, मतलब एक बर्डन सा बना हुआ है ना, ये मेरा छूटा हुआ है, इस वजह से मैं टेस्ट नहीं दूंगा, इस वजह से मेरे नंबर नहीं आ रहे, तो भाई उस वजह को ही ख़त्म करो ना, पहले सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको ख़त्म करो, नंबर आ जाएंगे। तो बेसिकली इन 4 महीनों के अंदर आपको जो तैयारी करनी है वो तैयारी करनी है, अगर सिलेबस पूरा नहीं है तो उसको पूरा करो। सबसे पहला काम यही करना है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। जिस भी बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जो जो चीज़ें छूटी हुई हैं उनको फाइंड आउट कर लो, हर एक बच्चे की अलग अलग चीज़ें छूटी हुई हैं, उनको फाइंड आउट करो, नोट डाउन कर लो। आपके पास सिलेबस दिया हुआ है ना भाई, मैंने डायरी में सिलेबस में टिक मार दो,
ये मेरा चैप्टर हो गया क्लास, इसकी क्लास हो गई, इसकी क्लास हो गई है, जो जो रहती है वो देख लो, उन सब की क्लासेस कर लो। कोई चीज़ बुक से करने वाली है वो बुक से कर लो। जिस दिन आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, और सिलेबस के साथ साथ रिवीजन भी करते रहना है। जो चैप्टर आपने किया है अगर वो रिवाइज नहीं किया है और आगे दूसरे चैप्टर में पढ़ गए हो, बिना रिवाइज किए बढ़े हो, तो ये समझ लो कि आप सिलेबस ही पूरा कर रहे हो, आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, आपको कुछ याद नहीं हो रहा है, आपके दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है। उस चैप्टर का कुछ भी अगर सवाल पूछा जाएगा तो आप निकाल नहीं पाओगे। तो जैसे ही आपने चैप्टर टीचर से कंप्लीट किया है, आपका अगला काम होना चाहिए उस चैप्टर को रिवाइज करना। उस चैप्टर को रिवाइज करने के भी तरीके हैं। आज बच्चे वो क्या पढ़ रहे थे, मैंने इतनी बार आपको समझाया, ये चीज़ बहुत बार समझा चुका हूँ, आज फिर समझा रहा हूँ। मेरे को लगता है कि पता नहीं क्यों समझाता रहता हूँ, रोज हर बार एक ही एक बात बतानी, बट फिर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आप गलत कर रहे हो तो मेरे को आपको सही करना मेरा फर्ज है। आप अगर यहाँ पे आके भी चीज़ों को सही नहीं करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि हो सकता है कुछ बच्चे फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो चीज़ों में एफर्ट मांग रही है, वो एफर्ट लग रहा है, आपका एफर्ट आप करना नहीं जा रहे हो, ठंड लग रही है, पेन बाहर नहीं निकल रहा है, हाथ बाहर निकलते ही ऐसा हो जाता है जैसे सुन्न हो गया है, इतनी ठंड है, बट फिर भी करते हैं ना भाई। कल रात भी मैं 4 बजे तक यहाँ पे बैठा था, बिल्कुल ठंडी थी, बैठा था मैं, कोई बात नहीं भाई, काम है करना ही पड़ेगा, कहूँगा तभी जब काम पूरा हो जाएगा। यूँ करते रहो, मसलते रहो बातों को। अब आप वॉलीबॉल खेलने लगते हो, जब खेलने लगते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बॉल लगती है, और जब ब्लड सर्कुलेशन आपका सही हो जाता है बढ़िया तरह से तो बॉल नहीं लगती है, आपको मज़ा आता है, आपको कुछ ना कुछ टारगेट दिख रहा होता है, मैच जीतना है वो दिख रहा होता है। अरे 4-0 से कुछ लोग हार जाते हैं। तो बेसिकली क्या है, मुझे टारगेट दिख रहा था कि भाई एक काम मेरे को कंप्लीट करना है, मेरे को अगर ठंड लग रही है तो मैं अपने हाथ रब कर लूँगा, कैसे भी करूँगा, बट मेरे को काम करना है। आपके लिए भी सेम चीज़ है, बट मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, एक बात की आप गांठ मान लो, और वो ये चीज़ है कि जो बच्चा बिना पेन और बिना रफ कॉपी के पढ़ाई करेगा वो कामयाब नहीं हो सकता, वो कामयाब हो ही नहीं सकता। 5%, 2%, 1% का केस अलग है, वो एक्सेप्शंस होते हैं। आप सोचते हो कि उसने तो बस देखा, याद हुआ और पेपर में कराया, मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, आपको पेन घिसने पड़ेंगे, कॉपियाँ काली करनी पड़ेगी। रातें काली करने का मतलब यही है कि कॉपियाँ भी काली कर रहे हो आप साथ, आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट मेहनत ऐसे नहीं करनी है, वो गधे वाली मेहनत है। बस गधा है, आप गधे बन गए हो कि चल रहा है, जो एक काम है जैसे चल रहा है चलने दो। एफर्ट्स करो भाई, कुछ थोड़ा दिमाग भी लगाओ, सोचो। एफर्ट्स करने में टाइम लगेगा, समय लगेगा, मेहनत लगेगी, वो लगाओ थोड़े से। अब आप लोग वोकैब याद कर रहे हो, मैंने कहा भाई वोकैब याद करो, तो आपके पास ये बुक है और यूँ इसको पढ़ रहे हो, पहली पढ़ ली, पहला वोकैब पढ़ लिया, फिर दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, कोई ट्रिक है तो वो ट्रिक याद कर ली, ठीक है, फिर पन्ना पढ़ लिया, यूँ करके आपने 50 पढ़ लिए और डायरी में लिखोगे एंटोसाइनो 1 से 50 डन। तो डन का मतलब पता है क्या है? डन का मतलब है कि आप ये किसी के पास लेके जाओ, उनको बोलो इन 50 में से कुछ भी सुन ले। अगर आप सुना पा रहे हो तो वो डन है, नहीं सुना पा रहे हो तो वो डन नहीं है। अब आप लोग ऐसे पढ़ते रहोगे, आपने एक चीज पढ़ी, सलूबिरियस हेल्दी होता है, ठीक है हेल्दी होता है, फिर अगले पे चले गए, ऐसे ऐसे करके 50 वर्ड आ गए। अब भूल जाओगे पहले का क्या मतलब था। आपको उस वर्ड को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, तो 2-3 बार लिखना पड़ेगा, अपने दिमाग में छापना पड़ेगा कि इसका मतलब ये होता है, उसकी बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी। जितना आप लिख लिख के करोगे तो वो वर्ड्स आपके दिमाग में छपते जाएंगे, इसलिए लिख के करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके यहाँ पे 50 वर्ड्स हैं, आपने 50 वर्ड्स ऐसे याद कर लिए, पहले तो याद करना ही पड़ेगा, और याद करते टाइम भी इसका मतलब ये होता है और फिर लिख लो। और सबसे बेटर तरीका, आपके पास अभी टाइम है बच्चों, जो अभी स्टार्ट कर रहा है या अभी कर रहा है, इसके पास 4 महीने एम्पल टाइम है, आप लोग एडवांस लर्नर की डिक्शनरी खरीद लो।
ऑक्सफोर्ड की, ठीक है, ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी। इस डिक्शनरी के अंदर सबसे रिलायबल मीनिंग्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिनका जो मीनिंग होगा वो इसमें दिया हुआ है। आपकी बुक के अंदर एक वर्ड है, आपने वो वर्ड पढ़ा, वर्ड पढ़ते ही आपने उसका मीनिंग पढ़ा, फिर आप जाओ डिक्शनरी के अंदर, देखो डिक्शनरी में उसका क्या मीनिंग है। बहुत सारे एग्जैक्ट मीनिंग्स होते हैं। अब एसएससी वो एसएससी नहीं रही है जो कि एक वर्ड दे दिया, उसका सिनोनियम पूछा है तो उसका सिनोनियम एक ही है, बाकी तीनों ऑप्शन इतने दूर दूर हैं कि आप एलिमिनेट करके ही आंसर लगा दोगे, 3 एंटोनियम ही दे देगा उसके, तो आपको पता लग जाएगा 3 नेगेटिव वर्ड है, एक पॉजिटिव है, लगा दिया पॉजिटिव वाला। ऐसे आते थे ना पहले सवाल, आपको आदत भी होगी। अब ऐसे नहीं आ रहे हैं, वो ऑप्शंस क्लोज हैं। हो सकता है कि पॉजिटिव वर्ड है, चारों पॉजिटिव वर्ड दे दे, उन पॉजिटिव में भी 2 वर्ड ऐसे दे देगा जो कि बिल्कुल एक जैसे होंगे, आपको लगेगा ये भी इसका मतलब है, ये भी इसका मतलब है। अब आप किस पे लगाओगे? तो वो तब लगाओगे जब उसका एग्जैक्ट मीनिंग पता होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, ये क्या होता है और ये क्या होता है। अब अगर एग्जैक्ट मीनिंग दोनों का पता नहीं है तो फिर आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। वो एग्जैक्ट मीनिंग कहाँ से पता चलेगा? वो बुक में नहीं लिखा है, इतने अच्छे से नहीं लिखा उन्होंने। कोई भी बुक है इतने डिटेल में नहीं लिखा है क्योंकि कभी एसएससी पूछ ही नहीं रही थी। जब पूछ ही नहीं रही थी तो इन्होंने बुक्स में लिखा नहीं, इन्होंने वही ऑप्शन दे दिए जो एसएससी ने दिए थे पहले। अब थोड़ी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। बेटर ये है कि इस डिक्शनरी में देखो उस वर्ड का मतलब, और अगर उस वर्ड का मतलब जो उस बुक में लिखा है उसके अलावा भी कुछ है तो आप वहां पे लिखो पेन से उसी बुक में। खाली स्पेस तो हर बुक में रहता है, हर वर्ड के आसपास, वहां पे उसका मीनिंग लिखो इंग्लिश में। हिंदी में मिला है तो हिंदी में भी लिख लो, बट ये इंग्लिश टू इंग्लिश होती है, ठीक है। तो उसका मीनिंग लिखा। अगर उस डिक्शनरी में आपको कोई एग्जाम्पल भी मिल रहा है तो उस एग्जाम्पल को भी पढ़ो, वहां से आपको सेंस का पता लगेगा कि अच्छा ये बात कहना चाह रहा है। आपको कोई एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा है, हमारे पास आओ, हम आपको बताएंगे कि ये चीजें बोल रहे, बट इसमें मेहनत लग रही। एक तो आपने बुक खोली, पढ़ा, खत्म। और एक आपने बुक खोली, इधर डिक्शनरी खोली, डिक्शनरी में मीनिंग देखा, मीनिंग को सर्कल करके इधर लिखा। अगली बार जब वो वर्ड पढ़ोगे तो डिक्शनरी नहीं खोलनी है, अगली बार खाली उस वर्ड को आपको वहीं से ही याद करना है। आपको पता है कि इसका मतलब ये डिक्शनरी में है, बिल्कुल आप श्योर हो। वो वर्ड नाउन है तो ब्रैकेट में एन लिख लो, वो वर्ड एडजेक्टिव है तो एडीजे लिख लो, एडवर्ब है तो एडीवी लिख लो, नाउन है एन लिख दिया, वर्ब है वी लिख दिया, प्रोनाउन है पी लिख दिया, प्रपोजिशन है पी आर लिख दिया। कुछ भी ऐसे करके आप अपना कोड वर्ड बना सकते हो। आपको पता भी होना चाहिए कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इस प्रकार से अगर आप वोकैब करोगे तो आपका वोकैब भी तैयार होगा, ग्रामर भी तैयार होगी, आपकी सेंस भी तैयार होगी और बेहतरीन तरीके से तैयार होगी। अभी टाइम है, अभी कर सकते हो क्योंकि 4 महीने का टाइम है। अगर इन 4 महीने में नहीं किया तो फिर 1.5-2 महीने का जो गैप मिलेगा उसमें आप नहीं कर पाओगे, चाहकर भी नहीं कर पाओगे। कि जब आपका सीजीएल क्लियर नहीं होगा ना तब आपको ये बातें याद आएंगी, आपको लगेगा यार ये चीज़ तो हमने की नहीं थी, चलो अब कर लेता हूँ। बट अब करने जाओगे थोड़ी सी भी हिम्मत करके तो आपको लगेगा टाइम बहुत लग रहा है, एग्जाम सर पे है, 1.5 महीने बाद है, 1 महीने बाद है, 15 दिन बाद है, तो आप वो चीज़ चाहकर भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अभी से स्टार्ट करो, अभी से करो, करना पड़ेगा। जो कहते हैं ना कि जो जो सिलेक्टेड लोग होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, उन्हीं चीज़ों को करते हैं बट अलग ढंग से करते हैं। तो आपको ढंग बदलना पड़ेगा। आज मैंने 3 बच्चों को वोकैब याद करते हुए देखा यहाँ पे छत पे, तीनों में से किसी के पास ना तो कोई पेपर है ना कोई पेन है, खाली बुक है, बुक में से भी याद कर रहे हैं, कहते सर रिवाइज कर रहे हैं। देखा तो वो वाला पेज खुला हुआ था जिसपे मीनिंग लिखा हुआ है, वो वाला पेज नहीं खुला हुआ था जहाँ पे मीनिंग के बिना वर्ड है रिवाइज करने के लिए। बताओ रिवाइज कहाँ कर रहे हो? अगर आप वर्ड पढ़ रहे हो, उसका मीनिंग पढ़ रहे हो, 10 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, 100 बार पढ़ लो, 100 में से 20, 30, 50 वर्ड आपको याद रहेंगे। और फिर
अगर आपने गलत मीनिंग याद कर लिया तो भाई आप उस बुक को दोस्त बाद में देते फिरोगे। तो इससे बेटर क्या है, पहले ही उसको करेक्ट कर लो ना। पहले ये डिक्शनरी ले आओ, पहले ही उस डिक्शनरी में से वो मीनिंग देख के वहां पे लिख लो, फिर उसकी रिवीजन करो। अब उसकी रिवीजन करते हो, एक तो आपने याद कर लिया, याद करते टाइम भी आप लिख के याद करो भाई, थोड़ा जल्दी में लिख लो। हैंड राइटिंग ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल प्रॉपर जचा जचा के ही लिखना है। मेरे को पता है कई बार मैं तो ऐसे कीड़े मकोड़े से लिख देता था, मेरे को पता है कि ये मैंने क्या वर्ड लिखा है, फटाफट लिखना है आपको। मैं जचा के लिखूँ तो मैं अच्छी राइटिंग लिख सकता हूँ ना। अरे मक्खी आ गई क्या, ठीक ठीक लिख सकता हूँ, बट वही फटाफट लिखूंगा तो समझ ही नहीं आएगा दूसरे को। मेरे को दूसरे को मतलब समझाना भी क्यों है कि मैंने क्या लिखा है, फटाफट लिखना है बस, ताकि मेरे दिमाग में चीज़ें छप जाएं। जब आप रिवाइज कर रहे हो, आपके पास 50 वर्ड के बाद रिवीजन के लिए वही 50 वर्ड लिखे हुए हैं बिना मीनिंग के, तो उन वर्ड्स पे जाओ और वो वर्ड्स, आपने देखा ये वर्ड ये है, इसका मीनिंग क्या है आप याद करो और रफ नोटबुक में वो मीनिंग लिखो। फिर दूसरा वर्ड देखा उसका मीनिंग लिखो, तीसरा देखा मीनिंग लिखो। फिर एक टाइम आएगा आपको लगेगा 50 में से 40 वर्ड तो मेरे ऐसे हैं जो मेरे को आते ही हैं, मतलब वर्ड देखते ही मीनिंग खटाक, उसको अब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, अब मत लिखो चाहे, बट उस स्टेज पे पहुंचने के बाद लिखना बंद करो। फिर वो जो 10 वर्ड हैं खाली उन 10 वर्ड को लिखो, उनको हाईलाइट करके रखो बुक में। और जब आपके जो 1.5 महीने का गैप आएगा ना सीजीएल के बाद, जो अगला पेपर आएगा, तो उसमें वो हाईलाइटेड क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि 50 में से वो 40 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। तो आते नहीं है वो 10 क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब उन 10 क्वेश्चन को करना है। सेम वोकैब में करना है, सेम ग्रामर में करना है। फिर इनके प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। जब आपका पूरा इस तरह से एंटोसाइनो हो गया, वन वर्ड हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, फ्रेजल वर्ब्स हो गई, जब ये हो गया तो अब प्रैक्टिस करनी है। वो प्रैक्टिस करने के लिए हो सकता है आपके टीचर ने आपको प्रैक्टिस शीट दी हो सकता है आप किसी बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक में हो सकता है कि कम प्रैक्टिस हो, जैसे प्लिंथ टू पैरामाउंट या जो वॉल्यूम 1 है उसके अंदर प्रैक्टिस थोड़ी कम है, वॉल्यूम 2 में उन्होंने थोड़ा दिया है प्रैक्टिस के लिए, या तो वो ले सकते हो, या फिर बेस्ट आप किरण की बुक ले लो यार प्रैक्टिस के लिए, आप पिनैकल की बुक ले लो प्रैक्टिस के लिए। इतनी मोटी मोटी किताबें हैं बट इतनी प्रैक्टिस है, आप वो अगर वो करके खत्म है मामला। अब किरण की बुक में क्या है, ये किरण की बुक उठानी कब है, जब आपको थ्योरी अच्छे से आती है, सारे रूल्स अच्छे से आते हैं, सारी वोकैब अच्छे से आती है, ये आपने कर लिया है। फिर आप प्रीवियस ईयर किरण पिनैकल उठाओ और उसमें से क्या करो, स्पॉट द एरर है, 2000 एरर हैं, तो के 2000 एरर खत्म कर दो, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। फिर 2000 नो इम्प्रूवमेंट्स हैं, उनको खत्म किया। और खत्म करते टाइम मतलब आप बेसिकली क्या, अब तो बुक में कर रहे हो, बुक में पढ़ रहे हो, निशान लगा रहे हो कि हो गया, जो नहीं हुआ उसको गोला मार रहे हो, इसमें मेरे को प्रॉब्लम आई है, डाउट्स हैं वो डाउट्स लो, मेरे पास आ जाओ, पूछो, आपस में पूछो। और उसके बाद में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, 2-2,500 वो हैं, वो कर दो। एंटोसाइनो है, एंटोसाइनो भी 2-3 हज़ार है, वो उसमें दिया हुआ है एमसीक्यू की फॉर्म में, जो एक्चुअल में आया हुआ है एसएससी में, उसको करो। पीछे आंसर चेक करो कि आपने सही किया, अब क्योंकि आपने कर रखा है, थ्योरी कर रखी है, तो आपको आना चाहिए, आता है तो आपको 50 में से वही 10-12 क्वेश्चन में उलझोगे। आंसर सबके चेक करने हैं कि आपने एक तरह से टेस्ट दिया है, वो टेस्ट दिया है, आप देखो कि पेंसिल से लगाओ ना टिक मार्क, या इसमें लिख लो, ये पेज है, आपके पास 100 क्वेश्चन थे, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का ए, आप अपनी तरफ से आंसर लिखते गए, फिर लास्ट में बुक के चेक कर लिया, बुक पे भी कोई निशान नहीं लगाना। अब जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसको बस गोला मार लो, ये मेरे से नहीं हुआ है, और उस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो, समझो वो चीज की आप क्यों नहीं कर पाए, क्या इसका आंसर था, और उसको टिक मार करके उसको अगले दिन आने से पहले रिवाइज कर लो एक बार। ऐसे एंटोसाइनो खत्म करो, फिर पैसेज, क्लोज टेस्ट, 200-300 पैसेज, 300-400 क्लोज टेस्ट, 1000 PQRS, जब ये इतना करके जाओगे ना आप पेपर से पहले, तो आपकी सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, बेसिकली आपको सारा प्रीवियस ईयर आता होगा। जिस बच्चे को प्रीवियस ईयर आता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इकट्ठा हो गया है,
2011 से एसएससी ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर ले रही है, 11 से। हमारे सामने खाली 5 साल के पेपर थे जब मैं 16 का एग्ज़ाम दिया था, तो बहुत कम सोर्स थे, बहुत ही कम सोर्स थे। 5 साल के ही पेपर हैं हमारे पास। अब तो आपके पास 15 साल के पेपर हैं और आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और वो मेन जो प्रीवियस ईयर है वो सारे किरण की बुक में आपको मिल जाएंगे, पिनैकल में मिल जाएंगे, वो आप अच्छे से करो। इंग्लिश का कर लिया, सेम मैथ का करना है। मैथ का आपने टीचर से क्लास ली, नोट्स बनाए, नोट्स के सारे मेथड लिख लिए। अब उनको आप रिवाइज कर रहे हो शीट से, नोट से रिवाइज नहीं करना है, शीट से रिवाइज करना है। शीट है, रफ कॉपी है, कर रहे हो। जो बच्चा मैथ यूं खोल के बैठा है, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लिया, ठीक है, हाँ आ गया समझ, दूसरा क्वेश्चन सॉल्यूशन देख लिया, आ गया समझ, सोचो कैसे मैथ कर पाएगा? ऐसे तो इंग्लिश ही नहीं करनी है तो आप मैथ कैसे कर रहे हो? नहीं। जो आपको दिक्कत कर गया उस सवाल को आप गोला मार लो। जहां भी आपको दिक्कत है कि सर ये चीज समझ नहीं आई है, वो चीज को समझो, डाउट टीचर के पास जाओ, मेरे पास आओ, समझो भाई, समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे, आगे बढ़ जाओगे अपनी संतुष्टि के लिए कि ये चैप्टर मैंने कर लिया है, तो समझा तो है नहीं, कर लिया है तो कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। तो वो आपको अच्छे से करना है। अच्छे से करने का मेरा एक ही है ना डेफिनेशन है, वो ये है कि मैंने आपको उस चैप्टर का कोई भी सवाल दिया, आपने निकाल दिया, बात खत्म। ये है अच्छे से करना। इसको कैसे करोगे, ये मैंने अपना तरीका बता दिया है कि आपको ऐसे करना चाहिए। इस तरीके से हर कोई बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है। आपको और कोई बेटर मेथड लगे अपने लिए, उसको फॉलो कर सकते हो, बट रिजल्ट्स मिलने चाहिए। ऐसे ही रीजनिंग बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। रीजनिंग के जो जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लग रहे हैं, उन टॉपिक्स को बस क्लासेस लेके या PYQ लगा के उनको क्लियर कर लो, फिर मिक्स मॉक्स देते रहो, ठीक है। जीएस आ गई, जीएस में भी सेम चीज़ करनी है। अब देखो, जीएस अगर बहुत अच्छे से करना चाहते हो ना भाई, मतलब आप चाहते हो कि मेरे जीएस में नंबर ना कटें या इतने मार्क्स आ जाएं कि बढ़िया काम बन जाए, तो आपको एनसीईआरटीज उठानी पड़ेंगी, छठी से लेके 12वीं तक की। देखो, आप अगर एसएससी के किसी टीचर का देखोगे तो वो फैक्चुअल चीज़ें करवा रहे हैं, आपको फैक्चुअल के साथ एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, आपको एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि एसएससी अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस देना स्टार्ट कर गया है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं तो खाली फैक्ट से काम नहीं चलेगा। हालांकि अब टीचर्स ने भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, बट आपको फुल्ली प्रिपेयर होना है, और फुल्ली प्रिपेयर होने के लिए एनसीईआरटीज करनी पड़ेगी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने देखा था ओसवाल की एनसीईआरटीज हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे हिस्ट्री है तो छठी से 12वीं की हिस्ट्री एक ही किताब में डाल दी है, ज्योग्राफी है छठी से 12वीं की एक ही किताब में डाल दी है, सेम ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स डाल दिए हैं, साइंस एक ही किताब में डाल दी है। तो ओसवाल की वो किताबें आप खरीद सकते हो, या एनसीईआरटीज खरीद सकते हो, उनसे पढ़ सकते हो। अब उनसे पढ़ के उनको अंडरलाइन करके, और अब देखो मजे की बात एक और सुनाता हूँ। मैंने बच्चे को बोला क्या किया जीएस में, कहता सर पॉलिटी। मैंने कहा दिखा, ये क्या पॉलिटी? अब मैंने पॉलिटी में उससे पूछना स्टार्ट किया, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब गठित हुई, कौन कौन था, इनके क्या क्या डिसीजंस रहे ना, क्या कमियां रही, कैसे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, है ना, प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल है, कब चुनाव होता है, कैसे होता है। अब उसने सारा तो अंडरलाइन कर रखा किताब को, और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लिख रखी, लेकिन उसको याद कुछ भी नहीं। कुछ भी पूछूं वो नहीं बता पा रहा है, मतलब दो चार चीजें बता दी। तो अब मेरे को बताओ कि यार, अब आपने ये अंडरलाइन कर लिया है, पढ़ लिया है, बट आपको याद नहीं है, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन आ गया तो कर दूंगा। अगर आप क्वेश्चन आ गया कर दोगे तो करके दिखाओ क्वेश्चंस मुझे, आपको लगता है कि आप कर दोगे। अगर आप कर दोगे तो आपके नंबर क्यों नहीं आ रहे, फिर मेरे को ये बताओ। आपको लगता है फाइनल पेपर में कर देंगे, आप एक भ्रम में जी रहे हो, नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने सपोज करो बच्चों हिस्ट्री पढ़ी है,
तो हिस्ट्री में आपने 4 पेज पढ़े हैं, चारों पेज का आपको एक्चुअल में आना चाहिए कि आपने जो अंडरलाइन किया है। आप पूछो ना किसी से कि भाई ये सुन के देख, मेरे पास आ जाओ, मैं बैठा रहता हूँ, खाली ऑफिस में रहता हूँ, रात को उठता नहीं हूँ जब तक लास्ट बच्चा नहीं जाता है। 2-2 3-3 बजे तक रात को ऑफिस में बैठा रहता हूँ, जब तक लास्ट बच्चा नहीं उठता है मेरे पास डाउट लेके, तब तक मैं उठता नहीं हूँ वहां से। आके बैठो तो सही, मेरे को सुनाओ तो सही, किताब पकड़ाओ तो सही, सर सुन के देखो ना मुझसे, मैंने आज ये किया। लेकिन ये काम आप नहीं कर रहे हो। यार इसमें एफर्ट लग रहा है ना, आपको उठना पड़ रहा है अपनी सीट से, आपको ऑफिस तक आना पड़ रहा है, मुझे बोलना पड़ रहा है, यही तो तुमसे नहीं हो पा रहा है। अब ये थोड़े एफर्ट्स डाल दोगे। अब मुझसे ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा ऐसा शर्माता होगी सर के पास जाऊंगा, है ना, सर क्या सोचेंगे, मैं तो कुछ नहीं सोचूंगा भाई। और अगर मैं कुछ सोचूंगा तो तेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कि अगर तेरे को फर्क पड़ रहा है तो ये समस्या है तेरे लिए। तेरे को क्यों ही फर्क पड़ना चाहिए कि मैं क्या सोचूंगा, दूसरा बच्चा क्या सोचेगा। ना तू मुझे यहाँ आने से पहले जानता था अच्छे से, ना दूसरे बच्चे को जानता था। और 2 साल के बाद कभी कभी बात होगी। अभी बस कभी न्यू ईयर पे मेरे पास मैसेज करोगे, कभी बर्थडे पे विश करोगे, और कुछ नहीं होगा। 26 जनवरी है, 26 जनवरी को अभी यहाँ हो तो कर दोगे, वैसे कहाँ करोगे। और कुछ लोग तो वो भी नहीं करेंगे। हो सकता है किसी को पता ना हो, किसी को याद ना रहे, ठीक है। मेरे को भी किसी का दिख गया कहीं इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे कहीं दिख गया कि यार बच्चे का बर्थडे है, स्टेटस लगा रखा है, तो मैं भी एक विश डाल दूंगा। बस ज़्यादा से ज़्यादा यही हो पाएगा। बट आप अपनी लाइफ में बिजी होगे, मेरे यहाँ पे अगले साल और छात्र बैठे होंगे, मैं उनको यही सेम चीज़ें बता रहा हूँगा, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग सक्सेसफुल हों, आपको कोई फर्क ना पड़े किसी चीज़ से। और वो फर्क नहीं पड़ेगा, आप आओगे डाउट्स पूछोगे तो चीज़ें हो पाएंगी। और कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना है। मैं बच्चों कहता हूँ भाई टेस्ट दे के तो देखो तुम्हारे क्या नंबर आ रहे हैं, टेस्ट में ही नहीं बैठते हो तुम लोग। इतने अच्छे टेस्ट बनवाए हैं तुम्हें। अगर ऐसा है ना कि भाई हम तो इसका टेस्ट देंगे उसका टेस्ट देंगे, तुम दे के देखो टेस्ट, तुम्हें मज़ा ना आए तो कहना, तुम्हारी नॉलेज चेक होगी। तुम ये जो कह रहे हो ना कि भाई हम लोगों ने ये पढ़ लिया है वो पढ़ लिया है, हम तो अभी ये कर रहे हैं, तुम करके देखो एक बार। तुम कहते हो कि सर हम आपकी बात मानेंगे, आने से पहले फ़ोन पे ये कर देंगे वो कर देंगे, बट उसके बाद आने के बाद वही घुल मिल जाते हो। अब सोचो ना यार, आप क्या सोच के आए थे, मुझे क्या बोल के आए थे, और क्या कर रहे हो। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा हटना पड़ेगा, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अब मैंने, अब जो बच्चा सीरियसली दे रहा है टेस्ट, उसका मैंने रेशियो प्रपोर्शन करा दिया है, पार्टनरशिप करा दिया है, एज करवा दिया है, परसेंटेज करवा दिया है, टाइम एंड वर्क 1-2 पाइप एंड सिस्टम, इतने 6-7 चैप्टर करवा दिए हैं। जिसने सीरियसली फॉलो किया है पिछले 3 हफ्तों में, उसने अगर मंडे टू फ्राइडे या संडे तक अगर उसने बढ़िया पढ़ाई की है और सैटरडे को टेस्ट दिया है, तो उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट दिखेगा, कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे। वो उनको वहाँ पे जाके सर्कल कर लेगा, बात दोबारा रिवाइज करने के लिए लिख लेगा कि हाँ भाई मेरे को अच्छी चीज़ मिली है, मज़ा आया है। बट आप लोग वो रिजल्ट्स अगर नहीं चाहोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोला आपको हिस्ट्री पढ़ना है, पहले हफ्ते में एंशियंट, दूसरे में मिडाइवल प्लस एंशियंट, तीसरे हफ्ते में मॉडर्न प्लस मिडाइवल प्लस एंशियंट। तीनों हफ्ते टेस्ट हुआ है, अच्छे से हुआ है। क्वेश्चन मैंने लगभग इस बार जीएस में कितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे भाई? 50 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे हिस्ट्री के, बताओ। अब जो बच्चा 3 हफ्ते हिस्ट्री पढ़ के आया है तो उसको पेपर देने में मजा आएगा। अब आप कह रहे सर मैं तो बायो पढ़ रहा था, मैं टेस्ट देने आज गया, मैं भाई कौन कौन टेस्ट दे रहा है, तो मैं नहीं दे पाऊँ, मैं बायो पढ़ रहा था, सर मैं पॉलिटी पढ़ रहा था, मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था। तो भाई हम पागल हैं क्या जो ये नोटिस चिपका रहे हैं, या रात को 5-5 बजे तक बैठ के आपके लिए टेस्ट बना रहे हैं, गलतियां ढूंढ रहे हैं, आपके लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा रिजल्ट मिले। कौन आपका बायो का टेस्ट लेगा? या तो आप बचना चाह रहे हैं, पता नहीं खुद से या मुझसे या अपने साथियों से, कि इसमें मेरा स्कोर कम आएगा तो मैं डिमोटिवेटेड फील करूंगा, टीचर मेरे बारे में क्या सोचेगा, साथ वाला क्या सोचेगा। ये 3 ही चीज़ें हैं, चौथी तो मेरे को लगता नहीं कुछ और चीज़ होगी आपके दिमाग में। या कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम आपका सर पे है 5-7-10 दिन बाद,
15 दिन बाद। जो सीजीएल मेंस का बच्चा, मैं उसके पास गया भी नहीं पूछने। पता है यार मेंस की तैयारी कर रहा है, अभी इसके 7 दिन बचे हैं पेपर में। क्यों बोलूंगा उसको कि भाई तू टेस्ट दे? नहीं बोलूंगा उसको। बट आप लोग जिनका कोई पेपर वेपर कुछ नहीं है, वो भी नहीं दे रहे हो टेस्ट, तो अगर टेस्ट नहीं दोगे तो आपको रिजल्ट कैसे दिखेगा? कैसे आपकी इंप्रूवमेंट दिखेगी आपको? कैसे मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी के फेज में क्या चल रहा है? मैं आपकी और कैसे हेल्प कर पाऊंगा? अब जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है, चाहे वो इंग्लिश का दिया, मैथ का दिया, वो मेरे पास जब भी मैं इधर उधर खड़ा था मेरे पास क्वेश्चन लेके आए हैं। मैंने उनको क्वेश्चन का सोल्यूशन बताया है, उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, इम्प्रूव किया है। जिन्होंने नहीं दिया टेस्ट, वो कैसे डिस्कशन करेगा, क्या ही करेगा? अगर हाँ ऑनलाइन दिया तो ऑनलाइन लेके आओ। मेरे को जा जाके पकड़ना पड़ रहा है बच्चों को, भाई टेस्ट दिया तूने, दिया तो दिखा भाई। अगर नहीं दिया, अभी ये पढ़ रहा हूँ अब दूंगा। अरे भाई हफ्ते में एक टेस्ट तो देना बनता है। खाली आप अगर ऐसे ही तैयारी करते रहो कि मैं 2 महीने तक ये पढ़ के और फिर टेस्ट दूंगा, देखूंगा कि मेरा क्या आएगा। सच्चाई से वाकिफ होना सीखना पड़ेगा। नंबर कम है कोई बात नहीं, घबराना नहीं है कम नंबरों से। नंबर बढ़ाने हैं, कैसे बढ़ाने हैं, कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा। और अगर आज आपके 80 आ रहे हैं और आप सोच रहे हो मैं 2 महीने पढ़ के दूंगा तो मेरे 140 आ जाएंगे, नॉट पॉसिबल। आपको लगातार टेस्ट देने पड़ेंगे, हर हफ्ते देना पड़ेगा। टेस्ट को थोड़ा एनालाइज करो, हर हफ्ते टेस्ट तो हफ्ते में एक बार जरूर दो भाई। हर हफ्ते में एक भी टेस्ट नहीं दे रहे हो, गलती कर रहे हो। चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, मैं तो चाहता हूँ एक ऑनलाइन दे दो, एक ऑफलाइन दे दो, 2 टेस्ट दे दो हफ्ते में, जरूर दो। बट अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हो तो ऑफलाइन दे दो, ऑनलाइन देना चाहते हो ऑनलाइन दो। जैसा भी टेस्ट दे रहे हो मुझे एटलीस्ट दिखाओ, सर ये नंबर आए हैं, यहाँ नंबर कटे हैं, ये गलतियाँ हो रही हैं, क्या करें? और मैं आपको बता रहा हूँ, गलती जो हो सकता है आज हो रही है वो अगले हफ्ते भी हो, अगले हफ्ते भी हो, अगले हफ्ते भी हो। क्योंकि आप हर गलती पे, हर चैप्टर पे एक हफ्ते में काम नहीं कर पाएंगे। आप एक एक चैप्टर पे, एक एक टॉपिक पे काम कर पाएंगे हर हफ्ते। तो धीरे 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 करके मार्क्स बढ़ेंगे। जब 120-25 का स्कोर आता है तो मार्क्स बढ़ाना और मुश्किल होता जाता है। आप 80 से 100 पे जल्दी कूदेंगे, 100 से 110 पे कूदेंगे, 120 पे, 125-30। तो उसके बाद का जो सफ़र है वो थोड़ा और मुश्किल होता चला जाता है। उसमें आपको और ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं और बारीकियों पे काम करना पड़ता है। वो जब करोगे तो आपको मिलेगा रिजल्ट, 100% मिलेगा। जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं ना, मैं दिखाऊंगा तुम्हें रिजल्ट देके, तुम्हें लगेगा कि यार काश सर की बात मान लेते, काश फॉलो कर लेते, काश उन चीज़ों के हिसाब से चल लेते, तो वहाँ जाने का हमें भी फ़ायदा मिलता। तो आपको ये चीज़ों का थोड़ा सा सीरियस होके 4 महीने लगाने हैं। इंग्लिश का मैंने आपको बता दिया है, मैथ का भी बता दिया है कि जिन चैप्टर्स की क्लासेस नहीं है वो क्लासेस ले लो, जो कंसेप्ट आपके वीक हैं उनकी क्लासेस ले लो, और बाकी रिवाइज करो। रिवाइज करते टाइम नोट्स मत उठाओ, रफ नोटबुक में क्वेश्चन सोल्व करो। नहीं आया है मुझसे आके पूछो, या अपने नोट्स में देख लो, अपने साथी से पूछ लो, डाउट टीचर से पूछ लो, किसी से भी कैसे भी करके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। फिर जब दोबारा रिवाइज करोगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। हो सकता है कुछ में आ भी जाए, 3 महीने बाद उसी क्वेश्चन को कर रहे हो फिर से फंस गए, कोई बात नहीं, उसको 2-3-4 बार रिवाइज करोगे, प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी। मैक्सिमम रिवीजन करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, बट सही ढंग से करनी है, तो ही आउटपुट मिलेगा। सही ढंग से नहीं करोगे तो जितना जिस स्टेज पे आ जाओ 4 महीने बाद भी वहीं मिलोगे। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, मुझे 2 गालियाँ सुना के चले जाओगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मेरे ऊपर तुम्हारी गालियों का कोई असर नहीं होगा, क्या ही असर होगा। 4 और स्टूडेंट सेलेक्ट भी तो होंगे ना भाई, उनकी खुशी भी तो होगी। मिठाई खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, डीजे डीजे बजाएंगे, मिठाई खाएंगे, सारी चीज़ें होगी। क्योंकि तुम्हारे सिलेक्शन से ज़्यादा जितनी खुशी तुम्हें होगी, मुझे उससे ज़्यादा खुशी होगी। और एक पता नहीं तुम्हें फील होता है या नहीं होता है, मुझे सब बच्चों के साथ एक अलग कनेक्शन फील होता है। मेरे को लगता है जैसे मेरे बच्चे हैं, ठीक है ना, मैं इनका बाप हूँ, मेरे को लगता है, ठीक है, एक कनेक्शन फील होता है। तो मैं चाहता हूँ, एक बाप हमेशा चाहता है कि उसके बच्चे सक्सेसफुल हों, अच्छा काम करें, अच्छे बने, नेक इंसान बने, और उनको कोई तकलीफ ना आए लाइफ में।
तो मैं तुम्हारे लिए मेहनत करना चाहता हूँ, बट तुम्हें भी करना पड़ेगा, बातों को फॉलो भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। बेसिकली जीएस की हम लोग बात कर रहे थे। एनसीईआरटीज आपको पढ़नी है, कंसेप्ट आपको अच्छे से लिखने हैं, क्यों का जवाब जानना है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। फिर आपको जो टीचर ने करवाया है वो भी पढ़ना है। इनको सबको कंबाइन करके नोट्स भी बनाने हैं, हाईलाइट भी करने हैं, बार बार रिवाइज करना है। और जो आपने कर लिया है, आप अगर मेरे को बोलते हो सर मैंने पॉलिटी कर ली है, तो पॉलिटी की आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। नहीं आती है तो आपने पॉलिटी नहीं की है, उसको अच्छे से करो। आप अगर 12 घंटे पॉलिटी में लगा रहे हो और आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का ही नहीं पता है कब बनी थी, किसने बनाई थी, भारत का पहला प्रेसिडेंट कौन था, और ये नॉर्मल नॉर्मल बातें नहीं पता हैं, तो आपके लिए समस्या है। उनको याद करो। बहुत सारी चीज़ें जीएस में रटने वाली हैं, याद करने वाली हैं। भारत का पहला प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब इसको कोई और थ्योरी नहीं बना सकते हो, आपको थोड़ा रटना ही पड़ेगा। हाँ, थोड़ी बहुत कहानी अगर आपको पीछे का बैकग्राउंड पता चल जाए, वो क्यों बने, कैसे बने, किसने बनाया, तो और अच्छी बात है अगर आपको पता चल जाता है तो। अब कोई कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी अभी देश के प्रधानमंत्री, आपने रट्टा मार लिया, बट उससे पहले वो क्या थे, इस स्टेज तक कैसे पहुंचे। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। चाय बेच के, चाय भी बेची है, उसके बाद में संघ भी ज्वाइन किया है, वहाँ पे बहुत सारा काम किया है, धीरे धीरे करके गुजरात के सीएम बने हैं। गुजरात का सीएम बन के अगर उन्होंने काम नहीं किया होता तो उनकी कोई पहचान नहीं होती ना मेरे भाई। बहुत सारे ऐसे सीएम हैं जो आए और चले गए, आपको पता भी नहीं, बट गुजरात का सीएम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। लगा लगातार 3-4 बार तक, 3 बार सीएम बने ना वो, तो गुजरात में बहुत काम किया मेरे भाई। तभी लोगों ने कहा भी चलो अभी इनको देश की कमान संभालते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप उनका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जान लोगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी और अच्छे से। उस इंसिडेंट के बारे में अगर पता होगा, नहीं पता होगा तो ठीक है, रट्टा मारो एटलीस्ट, वो तो मारना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आप सबका बैकग्राउंड भी नहीं जान पाओगे, बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए इसके लिए, बट एटलीस्ट आपके पास आपका एंड रिटन नोट्स होना चाहिए। उसको आपको पेपर से पहले रिवाइज करना है। तो इन 4 महीनों में जो भी आपके कंसेप्ट्स वीक हैं उनकी क्लासेस ले लो, उनके डाउट्स क्लियर कर लो, लिख लो। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। जब भी आप पढ़ रहे हैं, आपके हाथ में, आपके पास एक कलम होनी चाहिए, एक रफ पेज होना चाहिए, और आप उसको रिवाइज कर रहे हो लिख लिख के, या आप डिस्कस करके सुन के कर रहे हो। आपने वोकैब याद कर ली है, अब आप सुनो एक दूसरे से, 2 बंदों का है ना, आपस में बना लो कि भाई तू भी ये याद कर, मैं भी ये याद करूं, और दोनों भाई अपन बाद में सुनेंगे, याद करने के बाद तेरे को भी याद होगा, मेरे को भी याद होगा, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ठीक है। हाँ, तुम लोग हाँ दूसरी तरीके से समझ जाते हो, कोई और बेनिफिट उठाने लगते हो। तो आपको बेसिकली अपने दोस्त, दोस्त और किस लिए होता है कि आपकी मदद करे, आप भी दोस्त की मदद करें। तो आपको वोकैब में मदद करनी है, जीएस में वो है ना मदद करनी है, फॉर्मूले सुनने में मदद करनी है, ठीक है बच्चों। तो पढ़ने का तरीका आपको पता लग गया है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा भाई, कितनी बार बताऊं एक ही चीज़ तुम्हें, तुम मानते ही नहीं हो। नहीं मानोगे तो तुम कहते हो सर रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो रिजल्ट कैसे मिले, तो बात को मानो तो सही यार। जो टारगेट हम लोग आपको दे रहे हैं, डायरी दे रहे हैं, डायरी को अच्छे से भरो। पूरा आपने क्या किया है, मैंने देखा है कुछ कुछ बच्चों की डायरी ना तो नाम लिखा है ना कुछ टारगेट लिखा है, यूं की यूं पैक्ट रखी है, कोई मतलब नहीं। उनको लगता है एक पागल आदमी है साला, 1 महीने मेहनत की है इसने और एक बना के फोटो फोटो लगा के हमें दे दी है, और चलो भाई अब ठीक है हमने रख ली है, किसी भाई बंधु को दे देंगे, कचरे में फेंक देंगे। क्या मतलब यार, क्यों कर रहे हो तुम ये चीज़, आप खुद सोचो तो सही यार, कि सामने वाले बंदे ने कुछ किया हुआ है अपनी लाइफ में, कुछ मेहनत की हुई है, मेहनत करके कुछ आउटपुट निकाल रहा है, आपको कुछ चीज़ें बता रहा है, समझा रहा है, तो आपके फायदे की तो होगी, तो उसको अच्छे से करो सही। मेरे पास आए, मैं मेंटरशिप के लिए आए, मैंने डायरी खोल के देखा कुछ भी नहीं। मैंने कहा भाई क्या मेंटरशिप करूं, मेरे को पता ही नहीं तूने किया क्या है। तो भाई वो पूरे हफ्ते का
है ना, डायरी का जिसको भरनी नहीं आती है मैं बता देता हूँ, डे 1 डे 2 डे 7 तक लिखा हुआ है, आपको 7 दिन दिखाई दे रहे हैं, फिर अगले में 8 से 15 दिखाई देंगे, तो वहाँ पे लिख लो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। साथ में आप डेट भी लिख सकते हो कि ये डेट है। आप कभी बाद में उठा के देखो 5 साल बाद तो भी आपको नजर आएगी हाँ इस तारीख को मैंने ये मेहनत की थी। और ये मैं बता रहा हूँ आपको, सेलेक्ट होने के बाद आपको ये चीज़ें आप सोचोगे, आप इसको है ना ऐसे रखोगे कि यार ये मेरी मेहनत थी। लोग पूछेंगे ना कि भाई तूने क्या किया था, कितना टाइम क्या मेहनत की थी, उसको दिखाऊंगा ये ले, क्योंकि आप पूरी की पूरी किताबें नहीं दिखा सकते बट वो एक डायरी तो दिखा ही सकते हो कि भाई ये मेहनत की थी, तू भी कर ले तेरा भी हो जाएगा। तो वो सारे टारगेट्स आपको लिखने हैं और आपको जो जो कर दिया है वो उसको टिक करना है। फिर आप मेंटरशिप के लिए मेरे पास आ रहे हो, आप अपनी सेल्फ मेंटरशिप पहले करके आएंगे कि पूरे हफ्ते सर मैंने ये पढ़ा है, ऐसे ऐसे पढ़ा था, ये किया है, मेरा ये टेस्ट दिया था मैंने, ऑफलाइन हमारा नहीं दिया है तो ऑनलाइन दिया होगा, कुछ तो दिया होगा, वो सारा लिखो। अगर आपका पूरा सिलेबस नहीं हुआ तो आप सेक्शनल टेस्ट दो भाई, अब तो अवेलेबल है ना, हर चैप्टर का टेस्ट अवेलेबल है, तो वो चैप्टर का आप टेस्ट देख के आओ, लिख के लाओ मार्क्स, सेल्फ मेंटरशिप करके लाओ, और फिर मैं वहाँ पे रिमार्क्स दूंगा, तो मेरे को भी मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा कि हाँ यार बच्चे ने ये मेहनत की है, इसका ये पॉइंट है, मेरा ये पॉइंट है। तो इसको भी थोड़ा सीरियसली लो। रिवीजन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, पढ़ने का तरीका आपको बता दिया है, ये बता दिया है कि यही 4 महीने हैं जिसके अंदर आप ये चीज़ें कर सकते हो। फिर आपके पेपर लगे होंगे लाइन से, और आप किसी भी पेपर के लिए पर्टिकुलरली इस तरीके से तैयारी नहीं कर पाओगे जैसा अब कर पाओगे 4 साढ़े 4 महीने। ठीक है, टारगेट अपना क्लियर कर लो कि ये एग्ज़ाम है, इसके लिए इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को तैयार करना है। बात क्लियर है बच्चों? आपको मैं बता दूं, हमने आपके लिए एक 120 दिन का टारगेट तैयार किया है। उस 120 दिन के टारगेट में सबका अलग अलग है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये मैथ्स का है डे 1 का, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले 150 दिन का टारगेट तैयार किया था आपके लिए, अगर आपको पता हो। उन 150 दिन में मैंने रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एज, परसेंटेज, उन चैप्टर को कवर कर लिया था। ठीक है, तो वो 1 महीना मैंने हटा के वो सबसे, अगर किसी बच्चे ने फॉलो नहीं किया उसको सबसे नीचे डाल दिया है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड भी कर दी हैं। तो ये डे 1 में टाइम एंड वर्क 1, 0, हीरो, हीरो, सुपर हीरो। अगर आप मेरी शीट फॉलो कर रहे हो तो मेरी शीट कर सकते हो, किसी और टीचर की कर रहे हो तो उस टीचर की शीट कर सकते हो। यहाँ पे टाइम एंड वर्क पार्ट 2 बेसिकली आपको 3 दिन मैंने दिए हैं कि 3 दिन में आप टाइम एंड वर्क ख़त्म करें, और 3 दिन में हो भी जाता है। अगर आप रोज़ 150 सवाल भी लगाओगे तो भी 450 सवाल हो गए, 200 लगाओगे तो भी 300 सवाल हो गए, और इतने ही होते हैं। टाइम एंड वर्क के 300 सवाल बहुत हैं अगर आप लगा लेते हो अच्छे से। तो 100 सवाल अगर आप मैथ के दिन में नहीं लगा रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो। लोग तो कहते हैं ना 200 लगाओ 250 लगाओ, रोज़ इतने सवाल आपको करने चाहिए। ठीक है, तो सेम चीज़ पाइप एंड सिस्टम। फिर रिवीजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर, प्रीवियस चैप्टर में जैसे कि अभी टेस्ट था अपना रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एज, परसेंटेज प्लस टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, तो बाकी वाले चैप्टर जो हैं वो यहाँ पे आप रिवाइज कर लोगे कि भाई ये वाले चैप्टर वो पिछले वाले हैं। तो 4 दिन आपने वो पढ़ा, 5वें दिन आपने पीछे का रिवाइज किया, 6ठे दिन आपने सेक्शनल टेस्ट दिया है, जैसे आज सैटरडे था आज आपका टेस्ट हुआ है, और 7वें दिन आपका फुल मॉक टेस्ट होगा। उसके लिए जो आप पढ़ सकते हो रिवीजन करो। आपकी छुट्टी भी रहती है संडे को, 6-7 घंटे का ब्रेक रहता है, 6-7 घंटे अपनी 6.5 घंटे का अपना शेड्यूल रहता है। ठीक है, तो ब्रेक को आप थोड़ा और कम कर सकते हो, आपकी इच्छा है। मैं ये ब्रेक रखूँगा जो चल रहा है, सुबह अपना शेड्यूल रहेगा 9 से 12:30 और रात को रहेगा 9:30 से 12:30, 6.5 घंटे का शेड्यूल रहेगा। आपको 1 बजे फ़ोन मिल जाएगा, 7 बजे आप फ़ोन वापस सबमिट कर देंगे, हम 6 घंटे के लिए आपको फ़ोन दे देंगे। 8 बजे है क्या, कोई बात नहीं 8 बजे कर देंगे। तब तक जब पढ़ने की बातें चल रही थी ना तो कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई डाउट नहीं आ रहे थे, और जैसे ही फ़ोन की बात आई है तो 1 घंटा काट कैसे दिया आपने हमारा, लड़ाई पे उतर आए हो। कोशिश तो ये करनी है कि 2-3 घंटे जितना आपका काम हो सके फ़ोन का हो गया,
खत्म, अपना जमा किया, चलो भाई। बट आपकी इच्छा है, ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही चीज को जितनी बार बताया जाएगा ना, तो उस बात की मुझे ऐसा लगता है इंपॉर्टेंस ही कम हो जाती है। क्योंकि आप फिर ऐसा लगता है कि यार बच्चों को भी लगता है क्या है रोज रोज ऐसी ये सेम बात बता रहा है, ठीक है, मेरे को लगेगा यार क्या गधे मान ही नहीं रहे साले क्या इनको एक ही एक चीज बताता रहूं। अगर थोड़ा बहुत है तो दिल पे लगेगी बात को, करोगे, ठीक है। तो बेसिकली आपकी मर्जी है, आप चाहो तो 2 घंटे फ़ोन का यूज़ कर लो, 4 घंटे कर लो, 7 घंटे कर लो। मैं आपको 1 बजे दूंगा, 1 से पहले कोई मत आना भाई, और 8 से कोई लेट मत करना। 8 से लेट करोगे आपका फाइन लगेगा, सबको मालूम है ये बात, ठीक है। 8 बजकर अगर 1 मिनट भी हुई और कोई बच्चा आया फ़ोन जमा करने के लिए, 100% उसका फाइन लगेगा, ठीक है। हाँ, 2 मिनट पे आया तो भी 8 के बाद 8 2 भी होता है, ठीक है। तो कुल मिला के 1 बजे से 1 बजे से 8 बजे के बीच में आपको फ़ोन मिलेगा, चाहे आप 7 बजे लो, चाहे आप 6 बजे लो, ठीक है, कितने बजे भी लो, 1 से 8 बजे तक का फ़ोन मिलेगा। बात क्लियर है? अब बच्चों मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा संडे को भी यूटिलाइज करो, थोड़ा और अच्छे से कर लो, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि यार जैसे 25 गया वैसे 26 निकल गया, 27, क्या फ़ायदा है यार। फिर आप इतना टाइम लगा रहे हो अपनी तैयारी में, तो आप इसको थोड़ा सीरियसली अच्छे से ही तैयारी कर लो। क्यों बार बार थोड़ी ना तैयारी करनी है कि हर बार अब आ गया नया रेजोल्यूशन लूंगा, नया कुछ करूंगा, है ना। तो अगले हफ्ते जैसे प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, जीरो हीरो, हीरो सुपर हीरो करो, डिस्काउंट करो। 2 चैप्टर आपने रिवाइज किए, पिछले वाले चैप्टर्स की आप रिवीजन करो, और हम आपका टेस्ट लेंगे, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट रहेगा। तो बेसिकली हर हफ्ते 2 चैप्टर आपके रहेंगे। नहीं, नहीं इम्पोर्टेंट, जब नहीं 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 नहीं, जब आप रिवीजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर है तो वहां पे आप स्टार मार्क क्वेश्चन को रिवाइज करो। ये इसमें सारे करने हैं, ऑल क्वेश्चंस। एक बार आप ऑल क्वेश्चंस करो, फिर आपने जैसे प्रॉफिट एंड लॉस किया इस बार, मंडे स्टार्ट किया, ट्यूसडे मंडे ट्यूसडे ये किया, वेडनेसडे थर्सडे ये किया, 4 दिन में आपने 2 चैप्टर के शीट कर ली, आपको टाइम मिला, आपने बुक भी कर ली। अब आपने सपोज करो इन दोनों चैप्टर के 500 क्वेश्चन किए, फॉर एग्जाम्पल 500 क्वेश्चन किए, 500 में से 50 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको लगे कि अच्छे हैं। किसी को 100 भी लग सकते हैं, किसी को 150 भी लग सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, किसी को 10 भी लग सकते हैं। बेसिकली जिस बच्चे को जितने अच्छे लगे क्वेश्चन कि ये मुझे इस दिक्कत कर रहा है, इसको मेरे को रिवाइज करना है, उस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लोगे, सर्कल कर लोगे, जैसे भी आप पहचान पाओ। और उसके बाद में जब ये दिन है, इसमें आप खाली रिवीजन करोगे प्रीवियस चैप्टर की। पिछला जो चैप्टर था मुझे उसकी रिवीजन करनी है, पिछला एक नहीं जितने भी थे, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, 1 2 पाइप एंड सिस्टम, यहाँ पे आपने रिवीजन कर ली। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जब ऐसे बार बार रिवीजन करोगे ना, तो आप बहुत फटाक से आपके तैयार होते जाएंगे, और इन क्वेश्चंस में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बच्चे क्या करते हैं, इसको 1 2 बार रिवाइज किया, जैसे मैं कहूँगा अगली बार फिर क्या होगा, अगली बार फिर ये आ जाएगा आपका CISI आ जाएगा, है ना, आपका आ गया SI और CI, ये चैप्टर आगे मैंने लिख दिया यहाँ, रिवीजन ऑफ प्रीवियस चैप्टर। बच्चा सोचता है यार प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट की रिवीजन कर लेता हूँ, क्या बार बार रेशियो से स्टार्ट करूँ। नहीं करो, जिस दिन आपको ये हो जाए ना कि ये सवाल ऐसा हो गया कि दिमाग में फिट्टी हो गया है, बैठते ही आपको पता है कि इसका ये मेथड है, तब आप बेशक से छोड़ सकते हो, नहीं तो स्टार्टिंग से करो। जो जो स्टार मार्क हैं आपके 100 150 200 400 सबको इस दिन आप रिवीजन करो। हाँ, जिस दिन आपको लग गया है कि भाई अब मेरे को सारा रेशियो आता है, कोई क्वेश्चन पूछ लो, पार्टनरशिप आता है, एज आता है, फिर मत करो। और ऐसा करने से क्या होगा, जो स्टार मार्क आप करो आपकी स्पीड भी तो बढ़ रही है ना भाई। आप एक क्वेश्चन को पहली बार किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, 5वीं बार किया, जब 5वीं बार करोगे ना, तो आप यूं चुटकियों में करोगे उस सवाल को। पहली बार दूसरी बार में करोगे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपका जो टाइम स्पीड है वो भी आपकी बढ़ रही है ऐसा करने से। बेसिकली स्पीड जो है वो प्रैक्टिस से और रिवीजन से ही बढ़ती है, और कोई रामबाण नहीं है। तो बच्चा कहते हैं कि मेरी स्पीड बढ़ा दो सर कैसे भी करके, नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी पड़ेगी। हाँ, कुछ मेथड्स आप सीख सकते हो, उन मेथड्स में मल्टीपल ढूंढना हो गया, ऑप्शंस एलिमिनेट करना हो गया, है ना, वो चीज़ें रहती हैं। डिजिटल सम लगा के कैलकुलेशन करनी हो गई, मल्टीप्लिकेशन फास्ट करनी हो गई, वो चीज़ें मैंने आपको पहले ही सिखा रखी हैं क्लासेस में।
वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सेम चीज़ मैंने पूरा मैथ्स का तैयार किया है, इधर आपका इंग्लिश का हो गया। अगर आपका सिलेबस पूरा है, ये वॉइस नरेशन था इस बार, साथ में आपका रिवीजन था प्रीवियस चैप्टर का, करो। इसके बाद में आपका क्वेश्चन टैग, नाउन प्रोनाउन, आपके क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में आप सेक्शनल टेस्ट देंगे, साथ में आपकी वो कैब चलती रहेगी, OWS चल रहा है या एंटोसाइनो या इडियम फ्रेजेस। आपको पता है टेस्ट अपना 100 क्वेश्चन का हो रहा है, 100 क्वेश्चन में बेसिकली 50 क्वेश्चन मैं ग्रामर के डाल रहा हूँ, वो क्वेश्चन जो कि आपको चैप्टर दिया है टारगेट, ये वाला चैप्टर इस वीक में करना है, ये टारगेट आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल ही रहा है। जिसने ज्वाइन नहीं किया कर लेना भाई, KVG एडू है ना, उस पर आपको ये टारगेट मिल जाएगा। सबके पास टैब या लैपटॉप है, उसमें खोल के देखो ये इस हफ्ते का क्या टारगेट है आपका, या फिर मैं नोटिस बोर्ड पे एक प्रिंट निकलवा के संडे को ही चिपकवा देता हूँ कि भाई इस हफ्ते का ये टारगेट है, इसका हम लोग टेस्ट लेने वाले हैं, टेस्ट की टाइमिंग भी लिख देते हैं, सब कुछ शेड्यूल्ड है। बार बार हम लोग हर हफ्ते ये नहीं है कि आपको लाइब्रेरी में जा जाके बोलेंगे भाई टेस्ट है आ जाओ दे दो, हाथ जोड़ेंगे आपके आगे, हे प्रभु आप आओ टेस्ट दो, ठीक है। आप खुद सोचो, आपके लिए कोई अच्छी चीज़ बनाई गई है तो उसको दो, करो, आपको पता लगेगा ना। अगर आपको लगता है मेरे को तो आता है ये कुछ भी नहीं है, तो देके देखो, पता लगेगा आपको। आपको अगर है कि भाई मैं इसमें तो 200 में से 180 ले ही आऊंगा, ले ही आऊंगा और लेकर आए हो, दोनों में फर्क है। जो बच्चा अपने KVG में नहीं है उसको भी मैं बता दूं, टेलीग्राम पे हम लोग डाल देते हैं, जैसे आज जो पेपर हुए हमने टेलीग्राम पे डाल दिए हैं, आप अपना प्रिंट आउट निकाल के घर पे कहीं भी बैठे हो वहां पे सोल्व करो, आंसर की डाल दी है, मैच करो, टाइम लगा के दो पेपर। किसी बच्चे को मैं तो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि भाई जो गुरुकुल में नहीं आ सकता वो पढ़ाई कैसे करे, उसके लिए भी सारे रिसोर्सेज हैं अपने लिए। तो ऐप पे बहुत ही कम अमाउंट में कोर्स है, और क्या कहते हैं मैथ का तो मैं पूरा का पूरा यूट्यूब पे भी डाल रहा हूँ, जो और बाकी क्लासेस होती हैं वो भी डलवा देता हूँ, सारा का सारा जो मटेरियल है वो सारा टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ। आप करने वाले बनो यार, कहीं भी रह के पढ़ाई करो। जो बच्चा यहाँ नहीं आ सकता मैं उनसे भी यही है ना करता हूँ रिक्वेस्ट कि आप लोग भी घर पे रह के तैयारी करें, जैसे भी शेड्यूल को फॉलो करें, टेस्ट दें, सारी चीज़ें करें जी। हाँ, एडवांस मैथ की वीडियोस हैं, ज्योमेट्री की 4 क्लासेस हो चुकी हैं, और वो बाकी भी करवा दूंगा, वो मैं दे दूंगा। क्या, अरे कितने को 19 रुपए में कोर्स दे रहा हूँ यार, इसको बताओ और क्या चाहिए तेरे को। 1 साल का 49 रुपए में लाइफ टाइम एक्सेस दे रहा हूँ, अपने बच्चों को भी पढ़ा लियो, ठीक है। पता नहीं था तेरे को। जिस भी बच्चे को KVG ऐप पे जो यहाँ पे हैं आपको कोई कोर्स चाहिए तो अगर 1 साल के लिए चाहिए 19 रुपीज़ में हो जाता है, लाइफ टाइम एक्सेस चाहिए 49 रुपये में हो जाता है, आप लोग ले सकते हो, अपने बच्चों को भी आगे पढ़ा सकते हो, वो पोतों को भी पढ़ा सकते हो लाइफ टाइम एक्सेस लेके, ठीक है। लेकिन कुछ लोग उसमें भी नहीं सर क्या ठीक है सर दे लेते हैं, सब कुछ करवा के 49 रुपये का जब आता है पेमेंट, सर अभी हम ये नहीं लेंगे है ना, अभी अगली बार लेंगे यार अरे ठीक है, टाइम खराब करने आते हैं। इधर देखो, सेम चीज बच्चों, मैंने आपको वोकैब का भी यहाँ पे टारगेट दे दिया है। हर दिन मैंने 50 ही वोकैब दिए, आप 100 कर पाते हैं 100 करो, 200 कर पाते हैं 200 करो, अपना टारगेट खत्म करो, ठीक है। बट मैं टेस्ट में तीनों चीज रखने वाला हूँ, 10 सेंटोसाइनो, 10 वन वर्ड, 10 इडियम फ्रेजेस, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है ये 10 क्वेश्चन का, और 10 PQRS रहते हैं। तो पूरा 100 क्वेश्चन का अपना टेस्ट रहता है, जिसमें वोकैब भी हैं, RC भी हैं, PQRS भी हैं, और आपका ग्रामर का जो टॉपिक है 2-3 टॉपिक रहते हैं वो भी रहेंगे, ठीक है। टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ टेस्ट पे भी मेहनत की गई है, और आप मेहनत करके जब आओगे टेस्ट दोगे तो आपको भी मजा आएगा कि हाँ भाई मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं यार मेरे तो क्लास लग रही है, छोड़ना क्या है, जाने देते। जितना सीरियसली आप चीज़ों को फॉलो करोगे उतना सीरियसली आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे, सिंपल है, ठीक है। रीजनिंग का भी लगभग बच्चों ने वैसे तो कर रखा है, जिसने सिलेबस नहीं कर रखा है उसके लिए मैंने टॉपिक्स डाल दिए हैं, वो आप लोग कर सकते हो। इसमें आप
फ्लक्चुएशन अपने हिसाब से ला सकते हो, ठीक है। हम रीजनिंग का सेक्शनल नहीं रहे हैं, रीजनिंग का टेस्ट हमारा फुल टेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि उसका कोई अलग से लेने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जीएस है। जीएस हम ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। हिस्ट्री अपना कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट टॉपिक ज्योग्राफी रहेगा, ठीक है। ज्योग्राफी में भी ये वाले टॉपिक्स रह गए। ये ज्योग्राफी हम 2 हफ्ते में कंप्लीट कर रहे हैं, 2 नहीं 3 हफ्ते जा रहे हैं ज्योग्राफी में। जैसे 3 हफ्ते हिस्ट्री में गए थे, क्योंकि बड़ा है थोड़ा सा, है ना, तो 3 हफ्ते में ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। एक एक टॉपिक मेंशन किया गया है, किस किस टॉपिक से आपके टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे। तो इस बार के लिए देख लो बच्चों, ज्योग्राफी में बिग बैंग थ्योरी, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, इट्स फॉर्मेशन, अर्थ, ओशियंस ऑन द अर्थ, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर, क्लाइमेट, जो भी है, ठीक है। ये रहने वाला है। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो जाए, ठीक है, बट मेनली आपका ये सिलेबस रहने वाला है। तो आप ये पढ़ के आएंगे, फिर इसका टेस्ट देंगे, आपको दिखेगा ना कि यार मैंने ये पढ़ा है, और आपसे टेस्ट लिया जाए, और क्या चाहिए आपको, यही तो तरीका है। स्टैटिक का भी डाल देंगे, है ना, साथ में स्टैटिक भी डाल देंगे जीएस वाले पेपर में। स्पोर्ट्स डाल दिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, साथ में ये भी ऐड कर देंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। 100 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर मैं इन दोनों टॉपिक के 100 क्वेश्चन आपको डाल के दूंगा, तो आपकी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। आप पढ़ के आए, अरे टेस्ट कैसे होगा भाई, आपको आता है नहीं आता, वो पेपर देने से तो होगा। इसीलिए इसका नाम टेस्ट रखते हैं, कि टेस्ट है भाई ये आपका, कि आपने जो किया है उसकी टेस्टिंग हो रही है, ठीक है। अरे भाई क्या आदमी हो तुम लोग, ठीक है। तो बेसिकली ये 120 दिन का 120 दिन का अपना प्लान है, ठीक है। 120 दिन में सारे सब्जेक्ट्स की सारी कंप्लीट रिवीजन है, A to Z रिवीजन है। जो बच्चा पहले से 150 दिन वाला टारगेट फॉलो कर रहा था, वो करता रहे, सेम यहाँ पे आ जाए, इसको इस पे स्विच कर ले, क्योंकि पीछे का जो हो गया है वो वही चीज़ें थी जो मैंने यहाँ पे लास्ट में डाल दी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी इफेक्ट नहीं होगा इस चीज़ से, आप इसको बिल्कुल 0 लेवल से फॉलो कर सकते हो। अब प्लीज़ ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, ऑलरेडी ले चुके हैं ना, तो क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको बतानी भी ज़रूरी है। आप लोग राह से भटक जाते हैं, आपको टाइम टाइम पे गाइड करना ज़रूरी है, नहीं तो फ़ायदा नहीं मिल पाएगा आपको, है ना। तो आपका कोई, हाँ, अब उन बच्चों के लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या एमटीएस अभी देने वाले हैं, 2 ही एग्ज़ाम है ना अभी हाल फिलहाल में, या फिर हरियाणा का एग्ज़ाम आने वाला है, या यूपीएसआई आने वाला है, हाँ, अग्निवीर, ठीक है। तो बेसिकली आपके ये जो एग्ज़ाम्स हैं बच्चों, तो जिन बच्चों को ये है, खासकर ये बच्चे वो हैं, मेरे ख्याल से जो कि सीजीएल नहीं दे रहे हैं, है ना भाई। क्योंकि जो जीडी की तैयारी कर रहा है वो सीजीएल फोकस नहीं कर रहा है, सिंपल सी बात है, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जीडी और सीजीएल में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। तो जो बच्चा जीडी, है ना, टारगेट कर रहा है, या हरियाणा पुलिस टारगेट कर रहा है, यूपी पुलिस टारगेट कर रहा है, तो वो बच्चे जैसे उनकी तैयारी चल रही है उसी को आगे कंटिन्यू रखें, ठीक है। बट हाँ, उनको भी जो जो कंसेप्ट में प्रॉब्लम है वो कंसेप्ट की क्लासेस ले लें, क्लियर कर लें, जो डाउट्स आ रहे हैं उन डाउट्स को क्लियर कर लें, मॉक टेस्ट रेगुलर देते रहें। आपको किसी टेस्ट की ऑफलाइन यहाँ पे जरूरत है कि सर ये वाला टेस्ट और चालू करवा दो, वो भी मैं चालू करवा दूंगा। और सीजीएल का जो टेस्ट होता है, मैं चाहता हूँ वो आप सभी बच्चे दें, ठीक है, वो मैं कंपलसरी ही कर रहा हूँ। चलो मॉक टेस्ट सेक्शनल वाले आपकी इच्छा है, आप इस टारगेट को फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो आपकी इच्छा है। बट मैं चाहता हूँ कि जो कल संडे को शाम को जो टेस्ट होता है 100 क्वेश्चन का, सीजीएल का जो प्री का पेपर होता है जिस पे बेस्ड होता है, वो पेपर आप सारे बच्चे देंगे, वो मैं कंपलसरी कर रहा हूँ सबके लिए। कोई बच्चा ऐसा जो वो पेपर नहीं देना चाहता तो अभी बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आपका मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीएस है। इंग्लिश की वजह से नहीं देना चाहता, हाँ ठीक है। तेरा क्या हो गया? फिर वही मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, बट 1 घंटे का टेस्ट है, आप दोगे तो आपको पता तो लगेगा। आपको पता तो लगेगा कि आपकी तैयारी कहाँ चल रही है, 200 में से ओवरऑल आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। मैथ का तो आप कर ही रहे हो ना तैयार, तो बाकी में आप देख लो ना, बाकी के हिसाब से कितनी तैयारी चल रही है। हाँ
हाँ, सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट नहीं हुआ है, वो बच्चा ना दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जिसका सिलेबस हो चुका है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो बच्चा टेस्ट दे। और उस टेस्ट में हम प्राइज रखेंगे भाई, ठीक है। 2 लाख रुपए, कैसा आदमी है। तो आप सभी को मालूम ही है, जो अपना सीजीएल प्री वाला फुल मॉक होगा, फुल मॉक टेस्ट होगा, जो संडे को होता है, उसमें प्राइस रहेगा, ठीक है। हाँ, तो क्या कह रहे हो, चेक करने वाला? अच्छा, वो भी ला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या कह रहे हो? हिसाब कर रहा है? कौन सा हिसाब कर रहा है? अच्छा, वो तो कोई बात नहीं, वो जितना भी लगता है वो हम लोग अपने आप करेंगे ना, उसकी क्यों टेंशन लेते हो। ज़्यादा ज़्यादा लगता है, कम लगता है, वो तो लेके आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेक्शनल वाले पे अभी कुछ नहीं रख रहे हैं, ठीक है, बट इस पे पक्का रहेगा, इस पे प्राइस रहेगा, तो आप लोग करें, ठीक है। और ये प्राइस बढ़ता ही जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये इस वाले में कोशिश करें कि आप रैंक लेके आएँ, ठीक है। अभी क्या था, अभी 300 200 100 था, है ना। चलो इस पे, इसको बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा देते हैं लोग, ठीक है। 500 300 200 आप लेके आओ, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो, हर हफ्ते आपको ये प्राइस मिलता रहेगा, ठीक है। सेक्शनल जिसको देना है दो, नहीं देना मत दो। ये मैं इसलिए भी थोड़ा इनकरेज कर रहा हूँ आप लोगों की, आप थोड़े ज़्यादा टेस्ट देने वाले, ठीक है। वो पता नहीं चल पा रहा ना एवरेज किस प्रकार से करें, चलो कुछ ना कुछ इसका करेंगे, बट उसके लिए, उसके लिए कुछ नोटबुक्स वगैरह मंगवा रहा हूँ मैं, ठीक है। सेक्शनल वगैरह के लिए जो टॉप करेगा उसमें नोटबुक्स वगैरह दे देंगे, ठीक है। इसमें भी करेंगे कुछ ना कुछ। चलो भाई बच्चों, तो बेसिकली आपको पता लग गया कि भाई अभी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, पूरा कैलेंडर आपके सामने है, टारगेट आपके सामने है, किस प्रकार आपको तैयारी करनी चाहिए उसका आइडिया आपको है। अब आपको लगना है, मेहनत करनी है, जी जान लगानी है। अगला जितना टाइम, जब तक जो एग्ज़ाम होते रहेंगे, आवाज़ नहीं भाई, सीजीएल आएगा, फिर प्री आएगा, फिर मेंस आएगा, सीएचएसएल अगेन प्री मेंस आएगा, सीपीओ प्री मेंस आएगा, बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। मेरी ये उम्मीद है कि आप सभी लोग 2026 में सेलेक्ट होके नौकरी लेके घर पे जाएं, ठीक है। और उसके लिए जी तोड़ मेहनत करें, और जो भी आपके डाउट्स आते हैं, डाउट्स आप आके पूछें। जो बच्चा डाउट्स नहीं पूछेगा उसकी इम्प्रूवमेंट कम होगी, जो बच्चा डाउट्स लगातार पूछता रहेगा उसकी इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होने के स्कोप रहते हैं। जो बच्चा टेस्ट देता रहेगा, जो बच्चा है ना टारगेट्स को सीरियसली फॉलो करेगा, उसके में इम्प्रूवमेंट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो और आप लोग खुद 3-4 महीने के बाद, जो बच्चा 3-4 महीने रेगुलर टेस्ट दे रहा होगा, रेगुलर टारगेट्स को फॉलो कर रहा होगा, 4 महीने बाद आप खुद एनालाइज करना कि हाँ भाई 4 महीने मैंने लगातार टारगेट्स को फॉलो किया और टेस्ट दिए, तो अब मैं कहाँ पे हूँ और पहले कहाँ पे था। आपको 100% 4 महीने अगर लगातार आपने दिया, रोज़ 12 घंटे आपने पढ़ाई की है, कोई छुट्टी नहीं मारी है, प्रॉपर टेस्ट को, प्रॉपर टारगेट्स को फॉलो किया है, 100% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट इनके साथ साथ कंसेप्ट क्लियर करते रहना है, जो भी डाउट्स आए हैं वो डाउट्स लेते रहना है। जैसे इंग्लिश का बताया वैसे इंग्लिश पढ़ते रहना है, हमेशा पेन कॉपी के साथ रिवाइज करना है। जो जो बातें मैंने इस सेशन में बोली हैं उन सभी बातों को आपने अगर फॉलो किया तो मैं कह रहा हूँ 100%, 99.99 भी नहीं, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, 100%। क्योंकि ये चीज़ हमने करके देखी है, बच्चों को बताया, उन्होंने करके देखी है, सबको रिजल्ट्स मिले हैं। तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे, कोई कारण नज़र नहीं आता, ठीक है, सबको मिलेंगे। तो चलो अभी पढ़ाई करो सारे बच्चे जाके, ठीक है। कल टेस्ट होगा, कल रात को है 9:30 से 10:30, ठीक है। तभी पेपर चेक करके तभी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।